Hey guys, welcome back to all on your YouTube channel that is प्रभावी कंपटीशन हब एंड मैं हूं आपकी एजुकेटर शकुंतला गर्ग। तो आपको पता है कि हमने फ्री यूपीएससी ईपीएफओ का कोर्स स्टार्ट कर दिया है। तो गाइस अभी तक अगर आप लोगों ने अपनी वीडियोस नहीं देखी है, इससे पहले भी वीडियोस अपलोड हो चुकी है, तो जरूर चैनल पे जाइए और इस कोर्स के साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ये देखिए फ्री ऑफ कोर्स है, सबको इसकी जरूरत है, तो इसका बेनिफिट सब तक पहुंचना भी चाहिए ना। और आप अगर एक दूसरे तक अपनी इसकी पहुंचाएंगे, लोगों को शेयर करेंगे, सबको बताएंगे इस कोर्स के बारे में, तभी तो वो इस कोर्स से जुड़ पाएंगे और आप सबकी हेल्प हो पाएगी, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और एक अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए, इससे पहले जो है मैंने आपको पता है कि हमने जनरल अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल जो है वो मैं आपको करवा रही हूँ। उसके इसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको पहले करवा दिया है, ठीक है, जहाँ पर हमने जो है बेसिक किया था इस चैप्टर के बारे में। आज जो है हमारा सेकंड चैप्टर है, जो कि क्या है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये जो है हमने इसमें कंटिन्यू करना है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए हुए। तो देखिए, एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, आपको पता है कि अकाउंटिंग जो है वो किस चीज़ के से कंसर्न करती थी। आपकी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट, और उसका फिर रिजल्ट निकालना। बेसिकली हमने यही पढ़ा चैप्टर में, पीछे वाले में, कि अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड करते हैं उस चीज़ को, जो है क्लासिफाई करते हैं लेजर बना के, और फिर फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, और बाद में हम क्या करते हैं, उसका रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो जो है उसके रिगार्डिंग जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टीज है, उन सबको वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं, जिसके बेस पर वो डिसीजन लेते हैं। यही हमने सब पढ़ा कि इसका बेसिकली एम क्या था, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो फर्म की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसके बारे में अपने सारे यूजर्स को। और आपको ये भी बताया गया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है उससे, मतलब जब हम फाइनल अकाउंट की बात करते हैं तो वहां से आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है, ठीक है। और अगर हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं तो वो आपको कौन बताती है, वो आपकी बैलेंस शीट बताती है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो अब देखिए, हमने कहा था कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना उसके जो फर्म को, जो कि उसके वेरियस यूजर्स है, फर्म के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वेरियस यूजर्स तक पहुंचाना। और वेरियस यूजर्स कौन कौन थे आपके, इंटरनल भी थे, एक्सटर्नल भी थे, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपके जो बिजनेस है उससे जुड़े हुए हैं, आपकी फर्म के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि जो इंफॉर्मेशन हम उन तक पहुंचा रहे हैं, क्या वो इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल है, रिलायबल है, कंपेरेबल है, क्योंकि ये होना जरूरी है। और हमने लास्ट जो चैप्टर है उसमें पढ़ा भी था कि जो हम इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचा रहे हैं तो वो बहुत जरूरी होता है कि वो इंफॉर्मेशन क्या हो, आपकी रिलायबल होनी चाहिए, साथ ही साथ कंपेरेबल होनी चाहिए। कंपेरेबल का मतलब क्या होता है, हम कंपैरिजन कर सके। और आपको पता है कंपैरिजन की जब भी बात आती है तो वो दो तरह से होनी चाहिए। एक तो क्या, इंटर फर्म कंपैरिजन, ठीक है, और एक इंटर पीरियड कंपैरिजन। अब आप बोलोगे ये क्या है मैम, इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब तो क्या होता है, दो फर्म का आपस में कंपैरिजन करना उनकी परफॉर्मेंस को, कि एक फर्म ने जो है इस साल इतना प्रॉफिट कमाया, इस फर्म ने इतना प्रॉफिट कमाया, इस फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन ये थी एंड सेकंड फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन ये थी। तो उसे तो बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। और इंटर पीरियड कंपैरिजन का मतलब क्या होता है कि आपकी ही फर्म ने, मान लो सपोज 2022 के अंदर जो है आपकी फर्म की परफॉर्मेंस ये रही है, तो हम उसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं किससे, 2021 के डाटा से, मतलब प्रीवियस ईयर के डाटा से, ये चेक करने के लिए कि पिछले साल के कंपैरिजन में हमारी इस साल जो है फर्म में कितनी ग्रोथ हुई है, उसने कैसा परफॉर्म किया है, राइट। और ये सब पॉसिबल कब होगा, अगर हमें कंपैरिजन करनी है कि आप इंटर फॉर्म भी कंपैरिजन कर पाओ और इंटर पीरियड भी कंपैरिजन कर पाओ। तो ये सब केवल पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, जो आप बना रहे हो, उसके अंदर अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस जो है वो कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंट का मतलब है ऐसा ना हो कि आप बार बार उन्हें चेंज करते जा रहे हो। अगर आप बार बार चेंज करोगे फिर तो कंपैरिजन करना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा ना। एक एग्जांपल के वे में बताती हूँ, सपोज करो एक फर्म ए है और एक फर्म आपकी बी है, ठीक है। अब
ए फर्म जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए यूज कर रही है स्ट्रेट लाइन मेथड, और वहीं जो बी फर्म है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए यूज कर रही है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो अब बताओ, अगर हमें इंटर फर्म कंपैरिजन करना है तो क्या ये कंपैरिजन जो है वो एप्रोप्रिएट होगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों फर्म के मेथड्स ही डिफरेंट है। अगर दोनों फर्म के मेथड डिफरेंट है तो आप उसे कैसे कंपेयर करोगे? तो इसीलिए कंपैरिजन पॉसिबल तभी होगा जब आपकी पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस ये सब कंसिस्टेंट रहे। और ठीक है, तो ये कंसिस्टेंसी बनाना जो है ये बहुत जरूरी है। तो इसी के लिए ही क्या हुआ, इसी के लिए एक प्रॉपर जो थ्योरी बेस है अकाउंटिंग का उसकी जरूरत पड़ी कि अब कंसिस्टेंसी लानी है तो उसके लिए क्या है कि एक बेस होना जरूरी है कि जिसको सारे के सारे पर्सन जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए या जो भी अकाउंटिंग में है वो सब उसको फॉलो करे एक इक्वल वे में। कि हम जैसे कहते हैं ना, हर फर्म एक ही मेथड को अडॉप्ट करके चले, एक ही चीज को मान के चले। अब जैसे अगर मैं साइंस में बात करती हूँ, साइंस में आपके प्रिंसिपल्स होते हैं बहुत सारे जिनको हम फॉलो करते चलते हैं, और वो प्रिंसिपल्स हर कोई यूज करेगा सेम ही वे में, सेम ही तरीके से हर बिजनेस में यूज होगा। ठीक है, इसी तरह इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक्स के अंदर जैसे डिमांड है, डिमांड के आपको पता है कुछ एक क्या होती है, पोस्टुलेट्स होते हैं, अजम्पशंस होती है। तो वो अजम्पशंस जो है वो हर जगह अप्लाई होगी, चाहे ये देश है, दूसरा देश है, चाहे ये कंट्री है, चाहे ये सिटी है, चाहे एक फर्म है, दूसरी फर्म है, या मार्केट है, या इंडिविजुअल कस्टमर है, हर कोई उसको उसी वे में यूज करेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है, आपके अजम्पशंस बना दी गई है और ये एक बेस बना दिया गया है कि इस चीज को अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप इन्हें कॉमन लेकर चलोगे। वही चीज की जरूरत पड़ी अकाउंटिंग के अंदर कि अगर अकाउंटिंग के अंदर आपको कंसिस्टेंसी लेकर आनी है तो एक बेस होना चाहिए। तो जो थ्योरी बेस है अकाउंटिंग का, उसके अंदर क्या चीज शामिल हुए, उसके अंदर प्रिंसिपल्स बनाए गए, कॉन्सेप्ट्स बनाए गए, रूल्स, गाइडलाइंस developed over a period of time to bring uniformity and consistency to the process of accounting। उनको जो है कई टाइम तक जो है उनको क्या किया गया, डेवलप्ड किया गया, ताकि यूनिफॉर्मिटी मतलब एक रूपता और कंसिस्टेंसी जो है वो लाई जा सके अकाउंटिंग के अंदर। और उससे क्या होगा कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसकी जो यूटिलिटी है डिफरेंट यूजर्स के लिए उसको एनहांस किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके। समझ रहे हैं आप? कि इसीलिए जो बेस बनाने की जरूरत थी तो उसके लिए बहुत सारे क्या हुए, टाइम टू टाइम जो है बहुत जो आपके एक्सपर्ट्स थे उनको उन्होंने क्या किया, रूल्स, प्रिंसिपल्स या गाइडलाइंस डेवलप्ड किए ताकि यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी मेंटेन की जा सके और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा एक यूटिलिटी उसकी बढ़ाई जा सके। तो इसके अलावा आपको पता है जो अकाउंटिंग है उसकी जो रेगुलेटरी बॉडी है वो कौन सी है? तो आपके अकाउंटिंग की रेगुलेटरी बॉडी होती है ICAI। कौन सी है आपकी? ICAI। तो ये कौन सी है आपकी? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये आपकी रेगुलेटरी बॉडी है किस चीज की? अकाउंटिंग पॉलिसीज को स्टैंडर्डाइज करने की इन दी कंट्री में अकाउंटिंग पॉलिसीज को स्टैंडर्डाइज करने के लिए जो ICAI जो कि रेगुलेटरी बॉडी है उसने क्या किए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू कर दिए जिनका क्या था, बेसिकली एक्सपेक्टेशन क्या थी कि वो यूनिफॉर्मली मतलब एक सार रूप में, एक रूप में जो है उनको यूज किए जाएंगे ताकि कंसिस्टेंसी लाई जा सके अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के अंदर। ठीक है, और कौन सी रेगुलेटरी बॉडी? ICAI। कौन सी है ये? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो इसीलिए जो उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो उन्होंने स्टैब्लिश किए तो वो सब जो है हम आगे नीचे पढ़ते जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपके आए थे गैप। क्या आया था? गैप। गैप क्या होते हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरल वे में जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक्सेप्ट किए जाएंगे, मतलब हर बिजनेसमैन जब भी अकाउंटिंग में कुछ भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा, अकाउंट्स बनाएगा, तो ये जो प्रिंसिपल्स है उनको जनरली जो है एक्सेप्ट किया जाएगा और उनको फॉलो करते हुए ही अकाउंटिंग की जाएगी। तो देखिए, यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड में कुछ एक रूल्स या मैं बोलूँ प्रिंसिपल्स उनको डेवलप्ड किया गया जो कि जनरली अकाउंटिंग प्रोफेशंस के द्वारा एक्सेप्टेड किए जाएंगे और इन्हीं रूल्स को अलग अलग नाम से जाना गया। ये चीज ध्यान से सुन लीजिए, इन्हीं रूल्स को अलग अलग नाम से जाना गया। क्या क्या नाम दिया गया इनको? प्रिंसिपल्स,
concepts, conventions, postulates, assumptions and modifying principle। तो ये सभी नामों से इन रूल्स को जाना गया है। तो अगर प्रिंसिपल्स बोले, कॉन्सेप्ट्स बोले, कन्वेंशंस बोले, ये सब जो है बेसिकली आपके सेम रहेंगे। लेकिन अब इसमें जो है कुछ एक जैसे इन्होंने बता रखा है, देखिए अगर हम टर्म प्रिंसिपल्स की बात करें, ठीक है, प्रिंसिपल्स जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सिद्धांत, ये आपके डिफाइन किए गए थे किसने, AICPA ने। किसने किए थे, AICPA ने। एज इन्होंने क्या बोला, ये एक जनरल लॉ और रूल होंगे जो कि अडॉप्टेड या प्रोफेस्ड किए रहेंगे एज अ गाइड टू एक्शन, मतलब एक गाइड के रूप में कि जिसके बेस पर आप एक्शन कर सको, या मैं कहूँ एक सेटल्ड ग्राउंड या एक बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस, कि एक बेस होगा कोई भी चीज करने का। तो एक जनरल लॉ या रूल्स है जो कि गाइड करेंगे आपको कोई भी एक्शन करने के लिए। और जनरली जो वर्ड है उसका मतलब जनरल मैनर में लिया जाएगा, जिसका मतलब क्या है, पर्टेनिंग टू मैनी पर्सन और केसेस और ओकेशंस। ठीक है, तो ये जस्ट एक आपको वैसे ही बता रखा है नॉर्मल, बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, ये सब जो है इसके अलग अलग नाम थे इन्हीं रूल्स के। तो बेसिकली जो गैप की अगर हम बात करते हैं, जनरल अकाउंटिंग, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब है वो रूल्स और गाइडलाइंस जो कि अडॉप्ट किए गए किसके लिए, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग का मतलब तो होता है बुक्स में रिकॉर्ड करना, और रिपोर्टिंग का मतलब क्या है, उसे कम्युनिकेट करना, ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, ताकि क्या किया जा सके, यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन में और उसकी प्रेजेंटेशन में यूनिफॉर्मिटी हो सके। तो इसीलिए गैप जो है वो सामने आए आपकी। तो आगे देखिए, तो देखिए जो, लेकिन अभी हमने बात की कि जो काउंटिंग के प्रिंसिपल्स है वो इसीलिए लाए गए भी ताकि हर कोई उनको फॉलो करे और क्या करे कि इससे यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी आ सके। लेकिन जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स हो गए या हमारे अदर्स जो प्रिंसिपल है वो क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक का मतलब है उनको आप चेंज नहीं कर सकते, वो जैसे हैं वो वैसे रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं वो स्टैटिक नहीं होते, रिजिड नहीं होते। क्यों, क्योंकि ये जो है कॉन्स्टेंटली क्या होते हैं, ये इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, इन पे इफेक्ट डलता रहता है किन चीजों का, लीगल, सोशल, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और एज वेल एज यूजर्स की नीड। तो मतलब जैसे लीगल कुछ चेंज हुआ, सोशल कुछ चेंजमेंट हुई, या हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड्स है या प्रिंसिपल्स जो है वो भी आपके क्या होते हैं, चेंज है होते रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये बिल्कुल स्टैटिक या रिजिड नहीं होते नेचर्स में। अब इन्हीं प्रिंसिपल्स को हम कॉन्सेप्ट्स या कन्वेंशंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट्स या कन्वेंशंस। तो ये दो टर्म समझने की है कि कॉन्सेप्ट्स क्या है और कन्वेंशंस क्या है। तो इनके बारे में बताते हैं। तो देखिए अगर मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज बोलूँ, वैसे आपकी ये जो बुक है इसके अंदर कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन को एक ही टर्म लेकर चले हुए हैं और सबको एक साथ डिफाइन किया हुआ है। बट मैं आपको बताती हूँ जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना बच्चा, कॉन्सेप्ट जो है उनको हमेशा अकाउंटिंग बॉडीज जो है वो बनाती है। कौन कौन बनाती है, हमेशा अकाउंटिंग बॉडीज बनाती है, जैसे ICAI हो गई, ठीक है, IFRS हो गए, ये मतलब जो भी आपकी अकाउंटिंग बॉडीज है वो आपको इनको बनाएगी, किसको, कॉन्सेप्ट्स को। जबकि कन्वेंशंस, कन्वेंशंस का मतलब पता है क्या होती है, कन्वेंशंस का मतलब होता है कि ये जैसे बहुत टाइम से कोई चीज आप करते रहे और करते करते एक ट्रेडिशन बनता गया, वो या बार बार कोई चीज करके वो चीज प्रैक्टिस में आ गई कि अब ये चीज ऐसे ही होगी। तो बेसिकली ये जो है कॉमन प्रैक्टिस, बार बार जो है बड़े बड़े आपके एक्सपर्ट्स उन्होंने जो है बार बार अकाउंटिंग बनाए, आपके अकाउंट्स बनाए, तो उन्होंने कॉमन प्रैक्टिस से इन चीजों को डेवलप की कि हमेशा ये चीज जो है यूज होगी जब भी आप अकाउंट्स बनाओगे। तो ये जरूरी नहीं होते कि जो कन्वेंशन होते हैं वो आपके यूनिफॉर्म रहे, वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके जो है हमेशा यूनिफॉर्म रहते हैं, ठीक है। तो बस इतना सा एक डिफरेंस है कि जो कन्वेंशन है वो आपके कस्टम्स कह सकते हैं, ट्रेडिशंस कह सकते हैं, जो कि सिर्फ गाइड करते हैं, और ये आपके जो है बार बार ला मतलब लंबे टाइम से प्रैक्टिस चलने के बाद में ये चीज जो है आपके सामने आई है कि इस चीज को ऐसे ही करना है। और जबकि आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके अकाउंटिंग बॉडीज बनाती है, और ये बेसिकली अजम्पशंस कह सकते हो, और अकाउंटिंग मेथड को इसमें फॉर्मुलेट किया जाता है।
अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर तो ये बताता है कि आपके जो अकाउंटिंग मेथड है उनको कैसे फॉर्मुलेट करना है, और जबकि अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो है वो क्या कहता है कि अकाउंटिंग मेथड की एप्लीकेशंस के बारे में बताता है। तो देखिए यहाँ पढ़ लेते हैं। वैसे तो द टर्म कॉन्सेप्ट जो है उसका मतलब क्या होता है, नेसेसरी अजम्पशंस। उसने बोला कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, एक अजम्पशंस लेकर चलना, आइडियाज लेकर चलना, जो कि फंडामेंटल होंगे अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में। फंडामेंटल मतलब इम्पोर्टेंट होंगे, कि अकाउंटिंग के टाइम पर ये चीज आपके फंड इम्पोर्टेंट चीज है, और ये आपको अकाउंटिंग मेथड फॉर्मुलेट करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है। और कॉन्सेप्ट्स आपके कौन बनाते हैं, अकाउंटिंग बॉडीज बनाती है। जबकि कन्वेंशंस की बात करें तो ये कस्टम है, रिवाज है, रीति रिवाज या ट्रेडिशन, लंबे टाइम से कोई चीज चलती आ रही है, चलते चलते वो इतनी प्रैक्टिस में आ गई कि ये अकाउंट तो इसी तरह से बनेगा। इसका मतलब ये कि ये चीज तो ऐसे ही होगी, कि अगर आपको एक अकाउंट बनाना है तो उसके लिए आपको यही चीज ऐसे फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। तो ये प्रैक्टिस की वजह से जो है ये सामने आई। तो ये कस्टम या ट्रेडिशन बन गया, जो कि गाइड करता है लोगों को कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करते टाइम जो है ये चीज ऐसे करनी है। ठीक है। आगे देखिए। अब आते हैं बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की, हम बात करेंगे कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो देखिए आपके, मैंने जैसे बोला आपकी ये जो बुक है आपकी, हम 11th एनसीईआरटी कर रहे हैं, इसके अंदर जो आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो है ना, वो आपके कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन सब एक साथ गिवन हुए हैं। इसमें कोई भी उन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया हुआ है, और इनको एक ही चीज मानकर चले हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, ये आपके जो है ये आपके आते हैं कन्वेंशंस के अंदर, और बाकी सब आपके आते हैं कॉन्सेप्ट्स में। और कॉन्सेप्ट्स किसने बनाए थे, आपके अकाउंटिंग बॉडीज के द्वारा बनाए गए थे। जबकि कन्वेंशन जो है वो क्या है, कस्टम, एक रिवाज चला और उसके हिसाब से चीजें बनी। ठीक है। तो आप देखिए कौन कौन से आपके बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को हम फंडामेंटल आइडियाज या बेसिक अजम्पशंस कहते हैं, जिसके अंदर थ्योरी एंड प्रैक्टिस आती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। एंड ये क्या करती है, ब्रॉड वर्किंग रूल्स होते हैं अकाउंटिंग एक्टिविटीज, और डेवलप्ड किए जाते हैं अकाउंटिंग प्रोफेशन के द्वारा। देखो इन्होंने खुद ने बोल दिया ना कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो आपके किसके द्वारा डेवलप किए जाते हैं, आपके अकाउंटिंग प्रोफेशन के द्वारा डेवलप किए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिए क्या क्या आपके, सबसे पहले बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एसेट कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। उसके बाद में कन्वेंशंस में आपके फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो इनको ध्यान से सुनिएगा प्लीज, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन 101% आएगा। लिखवा लो आप चाहे, कि यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान से पढ़ना, और एक एक लाइन आपको पता, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने हैं, तो जो लाइन बोली जा रही है उनको ध्यान से सुनिएगा, उस लाइन में से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए पहले मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताती हूँ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है। ये बोलता है कि जो बिजनेस है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है, वो अपने ओनर से अलग है। ओनर और बिजनेस दोनों एक दूसरे से अलग है, सेपरेट है, दोनों एक नहीं है। क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट, कि बिजनेस हमेशा अपने ओनर से अलग है। बिजनेस की अलग आइडेंटिटी है, ओनर की अलग आइडेंटिटी है। ठीक है। ये बोलता है आपका मेन जो चीज है, ये आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है। तो देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी अज्यूम दैट बिजनेस हैज अ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर, कि बिजनेस की खुद की एक अलग जो है, अलग एंटिटी है, मतलब एक अलग पहचान है अपने ओनर से, वो जो है एक अलग है अपने ओनर के। हम उन दोनों को एक नहीं मान सकते। इसका मतलब क्या है, कि अकाउंटिंग के पर्पज से जो बिजनेस है और ओनर है, उनको दो अलग अलग एंटिटी के रूप में ट्रीट किया जाएगा। इसी वजह से इसी वजह से जब मैंने आपको कहा था कि जब एक बिजनेसमैन, या मैं बोलूं जब एक ओनर अपने खुद के बिजनेस में पैसा लगाता है ना, तो वो जब भी बिजनेस में अपना पैसा लगाएगा तो उसको जो है उस पैसे को कैपिटल माना जाता है, और कैपिटल मान के उसे लाइबिलिटी ट्रीट किया जाता है, उसे एज अ लाइबिलिटी ट्रीट की जाती है। लाइबिलिटी मतलब कि बिजनेस ये कहता है कि इस पर्सन ने मेरे को पैसे दिए,
मतलब बेशक ओनर ने पैसा लगा के अपना बिजनेस शुरू किया, इन्वेस्ट किया उसने पैसा, लेकिन बिजनेस क्या कहता है कि इस बंदे ने मेरे को उधारी पे पैसे दिए जो कि मैंने इसे लुटाने हैं। तो इसीलिए उसे जो है बिजनेस में एज अ लाइबिलिटी मानकर चला जाता है और उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट तक पे करता है बिजनेस जो है वो ओनर को। तो यही कहा जाता है इसमें कि जो बिजनेस और उसका ओनर है वो दो सेपरेट एंटिटी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए जब एक पर्सन जो है वो एज अ कैपिटल अपने ही बिजनेस में पैसा लेकर आता है तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर उसे लाइबिलिटी माना जाता है बिजनेस की ओनर के प्रति। समझ रहे हैं आप? तो ये समझ में आया कि वो क्या होगी, लाइबिलिटी साइड होगी, वो कैपिटल जो होगी उस इसी वजह से उस कैपिटल पे जो बिजनेस है वो ओनर को इंटरेस्ट पे करता है। नेक्स्ट, अगर मान लो ओनर जो है उसको अपने किसी भी काम के लिए पैसे की जरूरत पड़ गई और उसने बिजनेस से पैसे निकाल लिए, उसने क्या कर लिया, बिजनेस से पैसा निकाल लिया, मतलब ड्राइंग कर ली। तो अब क्या होगा, अब बिजनेस कहता है कि इसने मेरे से पैसा लिया है ना, इसको मतलब ये नहीं है कि इसने ये मेरे को कुछ देगा नहीं, मैंने इसे पैसा उधारी पर दिया है। इट मीन्स अब ये बिजनेस जो है वो अपनी एसेट्स मानकर चलता है इसे, कि ओनर ने पैसा निकलवाया है, ड्राइंग्स की है, तो ये मेरी एसेट्स है और इसके ऊपर मैं ओनर से इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो यहाँ पर वो ओनर से इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो देखिए, ओनर जब भी कोई पैसा बिजनेस से निकालता है अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए, उसको ओनर की कैपिटल से रिडक्शन माना जाता है। उसे ये कहा जाता है कि ओनर ने जो पैसा उसने बिजनेस को दिया था वो रिड्यूस हो गया है, उसकी रिडक्शन हो गई है ओनर के कैपिटल, और इससे क्या है, बिजनेस की लाइबिलिटी भी रिड्यूस हो गई है। तो इसे किसी भी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि क्या है, या तो वो ओनर की कैपिटल से घटा दो या उसे जो है एसेट मान के उस साइड लिख लो, बोथ आर द सेम थिंग। समझ रहे हैं? तो जब भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड में बनाया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट में, याद रखेंगे जब भी हम अकाउंटिंग के अंदर कोई भी रिकॉर्ड बनाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ भी लिखते हैं, तो हमेशा बिजनेस के व्यू पॉइंट से देखेंगे, फॉर्म के व्यू पॉइंट से देखेंगे, कभी भी ऑनर के व्यू पॉइंट से नहीं देखेंगे। अगर कभी भी बिजनेस में कोई भी अकाउंटिंग कर रहे हो, कोई भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड कर रहे हो, कोई भी एंट्री कर रहे हो, हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के चलना है, कभी भी ओनर के व्यू पॉइंट से सोच के नहीं चलना। तो ये लाइन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है, इसीलिए मैं कह रही हूँ हर एक लाइन जो जो बोली जा रही है, जो जो आपके लिए हाईलाइट की है, इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान से इसे सुनिए। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट में किया जाएगा तो बिजनेस यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है? तो ये था आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। और देखिए, इसी वजह से जो पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटी है ओनर की खुद की जो पर्सनल की जो एसेट्स या लाइबिलिटी है, उसको कभी भी बिजनेस की एसेट्स या लाइबिलिटी नहीं मानी जाती और ना ही उसे रिकॉर्ड किया जाता या रिपोर्ट किया जाता। क्यों? क्योंकि दोनों एंटिटी, हमने पहले ही बोल दिया कि दोनों अलग अलग है। तो ओनर के घर पे क्या है, ओनर ने घर में किसी को क्या देना है, उससे बिजनेस को कोई मतलब नहीं है। वो उसकी पर्सनल एसेट्स है, पर्सनल लाइबिलिटी है, वो खुद संभालेगा। ठीक है? इसीलिए ओनर की पर्सनल ट्रांजेक्शन को कभी भी बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता जब तक कि वो जो है बिजनेस के फंड को अफेक्ट ना करे, कि बिजनेस का फंड कहीं इनफ्लो या आउटफ्लो ना हो, तब तक उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये था आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कि क्या कहता है, बिजनेस और ओनर जो है दोनों एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, दोनों एक दूसरे को किसी भी वे में जो है आपके वो नहीं करेंगे, मतलब कि दोनों एक दूसरे की एसेट्स लाइबिलिटी अलग अलग लेकर चलेंगे। जो ओनर की पर्सनल है उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? तो बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो मनी मेजरमेंट नाम से आपको पता चल रहा है कि सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को लेना जो कि मनी के अंदर मेजर की जा सके। तो ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, only those transactions and happenings in an organization which can be expressed in terms of money, such as sales of goods or payment of expense or receipts of income, etc., are to be recorded in the books of accounts.
तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस और हैपनिंग्स जो है ऑर्गेनाइजेशन की रिकॉर्ड करना है, उन्हीं को ही ध्यान में रखना है जिसको आप मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर सको। जैसे कि आपने गुड सेल की, या आपने जो है एक्सपेंस की पेमेंट की, या आपने इनकम की रिसिप्ट की। तो इन सबको आपको पता है, अगर गुड्स बेचोगे तो उसको मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो ना, कि आपने 10,000 की गुड्स बेची है, आपने 20,000 की गुड्स बेची है। या फिर आप एक्सपेंस की पेमेंट कर रहे हो तो आपने इतने का खर्चा कर दिया, या इतनी आपको इनकम हुई है, तो ये सब आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है। तो जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन्स जिसको आप मनी के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना, उनको इसके अंदर रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता, चाहे वो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट हो या नहीं है। जैसे कि आपने मान लो अपॉइंटमेंट की है मैनेजर की, मैनेजर को अपॉइंट किया, या फिर आप अपने रिसर्च डिपार्टमेंट की क्रिएटिविटी देख रहे हो, तो वो सब चीजें से इसको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अकाउंटिंग में सिर्फ जो मॉनेटरी टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हो उन्हीं को ही रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज सब कुछ अवॉइड करोगे। तो देखिए, एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है आपके मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का, वो क्या है कि मनी मेजरमेंट इज दैट द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस आर टू बी कैप्ट नॉट इन द फिजिकल यूनिट बट इन द मॉनेटरी यूनिट। कि हमेशा आप ये चीज ध्यान रखोगे कि जो मनी मेजरमेंट जो है ना, वो क्या है कि आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे ना, हमेशा जब भी रिकॉर्ड करके रखोगे, कभी भी फिजिकल यूनिट में नहीं रखोगे बल्कि मॉनेटरी यूनिट में रखोगे। अब फिजिकल यूनिट का मतलब क्या है? एक नॉर्मल सा एग्जांपल अगर मैं बोलूं, कि आप अगर ये कह दो, मान लो कि आपके जो है आपके स्कूल में जो है 10 चेयर आई, 20 टेबल्स आई, 30 फैंस आए, और आपने इस चीज को रिकॉर्ड कर दिया। तो नहीं, ये आपके क्या है अब यहाँ पे, फैंस, टेबल्स, ये सब तो अलग अलग यूनिट हो गई। आप इनको कैसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करोगे? इसी तरह देखिए, इसने एग्जांपल दिया है, एक ऑर्गेनाइजेशन में मान लो एक किसी दिन एक फैक्ट्री है, उसमें पीस ऑफ लैंड जिसमें मेजर कर लिया आपने 2 एकड़ की है, ऑफिस की बिल्डिंग है जिसमें 10 कमरे हैं, 30 उसमें पर्सनल कंप्यूटर है, 30 ऑफिस की चेयर एंड टेबल्स है, बैंक बैलेंस है 5 लाख रुपए का, रॉ मटेरियल जो है वो 20 टन का वेट का है, 100 कार्टून है फिनिश कुर्सी। अब ये एसेट्स अलग अलग यूनिट में है, राइट? तो उसको आप ऐड ही नहीं कर सकते कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देने के लिए कि बिजनेस की टोटल वर्थ कितनी है, क्योंकि ये तो सब अलग अलग यूनिट में है। तो इसीलिए अकाउंटिंग पर्पस के लिए इन सबको मनी टर्म्स में शो किया जाएगा, और एक ही सिंगल यूनिट रखी जाएगी, या तो रुपीज या पैसे, की सारी जो ट्रांजेक्शन है एक सिंगल यूनिट में होनी चाहिए, फिजिकल यूनिट में नहीं रख सकते आप उन्हें। तो इस केस के अंदर मतलब क्या है कि अगर हमने लैंड बोली ना 2 एकड़ की है, तो भैया उसकी कितनी कॉस्ट पड़ती है? 2 करोड़। ऑफिस की बिल्डिंग की हमने बात की कि उसमें 10 कमरे हैं, तो उनकी कॉस्टिंग कितनी है? 1 करोड़ की है वो। कंप्यूटर हमने 30 पर्सनल कंप्यूटर बोले, तो वो कितने के हैं? 15 लाख के है। चेयर 2 लाख की, रॉ मटेरियल इतने का, फिनिश गुड 4 लाख की। तो इससे हम बता सकते हैं कि जो टोटल बिजनेस है उसकी वर्थ कितनी है, कि वो 3 करोड़ 59 लाख का है। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है जो मनी में आप मेजर कर सको। इसी के साथ मनी में मेजर करने के साथ वो जो है उसकी एक सिंगल यूनिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में या फिजिकल यूनिट्स में उसे रख रहे हैं, आप उसे कभी भी फिजिकल यूनिट में नहीं रख सकते, आपको उसे मॉनेटरी यूनिट में ही रखना होगा। तो ये आपका कहता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। आगे अब आपका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड योर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्या कहता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखिए, नाम से आपको इसमें समझ में आ रही होगी, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मतलब बिजनेस जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा लंबे टाइम तक। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? द कॉन्सेप्ट जो है गोइंग कंसर्न, वो ये एज्यूम करके चलता है कि एक बिजनेस फर्म जो है वो कंटिन्यू करेगी अपने ऑपरेशंस को इनडेफिनेटली पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक सिंपल सी बात है, आप कोई बिजनेस शुरू करते हो तो क्या आप ये सोच के चल करते हो कि भाई मैंने बिजनेस शुरू की है और 2 महीने के लिए है एंड देन उसके बाद में मैं ये बंद कर दूंगा?
वो अगर कोई स्पेसिफिक, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो किसी स्पेशल पर्पस के लिए, उसको छोड़कर उसके अलावा तो कोई भी ये सोचकर नहीं चलता कि ये बिजनेस जो है मैंने आज शुरू किया कल मेरा बंद हो जाएगा। हमेशा हम लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चलते हैं। हम क्या सोचते हैं, हमने बिजनेस शुरू किया भाई अच्छा खासा चलेगा, लंबे टाइम तक चलेगा। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी यही अज्यूम करके चलता है कि बिजनेस फर्म जो है वो कंटिन्यू करेगी अपने ऑपरेशंस को इनडेफिनेटली एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एंड फ्यूचर में जल्दी से लिक्विडेट नहीं होगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट एजम्पशन है अकाउंटिंग की, क्योंकि ये क्या करती है, इट प्रोवाइड द वेरी बेसिस फॉर शोइंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स इन द बैलेंस शीट, कि हम बैलेंस शीट में जो एसेट्स की वैल्यू शो करते हैं वो इसी के बेस पर करते हैं। क्योंकि देखो, जब भी हम आपको एक एग्जांपल भी दे रखे हैं, मान लीजिए एक एसेट्स जो है, आपको पता है एसेट्स में आपकी बंडल ऑफ सर्विसेज आती है। जब भी एसेट्स को डिफाइन करते हैं उसमें क्या है, बंडल ऑफ सर्विसेज, मतलब बहुत सारी सर्विसेज जो है वो आपकी एसेट्स हो सकती है। तो एग्जाम्पल के वे में देखिए, मान लीजिए आपने कोई एसेट्स परचेज की है। एसेट्स मतलब मान लीजिए आपने एक कंप्यूटर परचेज किया, कितने का, 50,000 रुपए का। ठीक है। तो एक्चुअल में हम क्या बाय कर रहे हैं, हम कंप्यूटर की सर्विस बाय कर रहे हैं, जो कि हमें उसके पूरे लाइफ टाइम तक मिलेगी जब तक कि वो कंप्यूटर चलेगा। और सपोज करो हमने ये मान लिया कि कंप्यूटर की लाइफ जो है वो 5 साल है, कि कंप्यूटर 5 साल तक चलेगा। अब अगर मुझे पता है कंप्यूटर 5 साल तक मुझे जो है सर्विस प्रोवाइड करेगा एक बार पैसा लगाने के बाद में, तो अगर मैं उस पूरी अमाउंट को एक ही साल के रिवेन्यू में लगा दूं, उसमें से घटा दूं, तो क्या ये एक फेयर होगा? जिसमें मान लो मैंने आज एसेट्स परचेज की, ठीक है, तो इसी साल में मैं इस साल में मतलब मेरा जितना रिवेन्यू होगा उसमें से इस एसेट्स का पूरा खर्चा घटा दूं आज ही के ही, मतलब इसी साल में, तो क्या ये चीज फेयर होगी? क्योंकि अगर मैंने आज इस साल के रिवेन्यू में से ये पूरी के पूरे जो मेरा खर्चा है वो मैंने घटा दिया, तो बाकी आने वाले सालों के लिए तो इस मतलब ये खर्चा निल हो गया। जबकि मुझे सर्विस तो ये आगे आने वाले सालों में भी देगा, मुझे देगा ना कंप्यूटर, मुझे तो 5 साल तक मुझे ये सर्विस देगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि इंस्टेड, मतलब एक साल में इसको घटाने के बजाय, that part of assets which has been consumed or used during a period should be charged from the revenue of that period। मतलब उस साल जितनी वो एसेट्स हमने कंज्यूम की, सिर्फ उतने को ही उस साल की रेवेन्यू में से घटाएंगे, पूरे के पूरा जो है उसको नहीं घटाएंगे, पूरे 5 साल की वैल्यू को नहीं घटाएंगे। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, इसी वजह से जो है एसेट्स पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। आपको पता है जब भी आपने कोई बिजनेस शुरू किया, सपोज आपने उसमें कोई मशीन खरीदी, तो जैसे ही हम मशीन खरीदते हैं ना, उस दिन से उस पे जो है डेप्रिसिएशन लगना शुरू हो जाता है। और वो डेप्रिसिएशन हम इसी वजह से लगाते हैं कि हम उस मशीन की, हमें पता है कि ये मशीन 10 साल तक चलेगी, तो हम 10 साल के हिसाब से उस पर जो है 10 सालों तक डेप्रिसिएशन इस तरह से लगाते हैं कि 10 साल में उसकी वैल्यू नील होगी, तो हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है वो डेप्रिशिएट होता जाएगा, उस एसेट्स की वैल्यू डेप्रिशिएट होती चली जाएगी। ठीक है। और ये किस लिए करते हैं, ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेस पर ही करते हैं। क्योंकि अगर हम एक साल में ही, जिस साल हमने खरीदी उसी साल के रिवेन्यू में से अगर पूरी की पूरी एसेट्स जो है उसकी वैल्यू घटा देंगे, तो फिर ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उस साल में तो हमारा बहुत लॉस हो जाएगा। तो इससे तो हाँ, हम एक ट्रू रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे बिजनेस का। तो इसीलिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि हम ये मानकर चलते हैं बिजनेस बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, इसीलिए जो आपकी एसेट्स है उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते चलो, जितने साल तक वो जो है आपको सर्विस देगी उस साल के अकॉर्डिंग हर साल उस पर डेप्रिसिएशन लगा के उसकी वैल्यू को कम करते जाओ। ठीक है। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्या है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या होता है, एक स्पैन ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटरप्राइज आर प्रिपेयर्ड टू नो वेदर इट हैज अर्न्ड प्रॉफिट और incurred loss during that period, and what exactly is the position of its assets and liability at the end of that period। तो अकाउंटिंग पीरियड का मतलब ही क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है कि वो टाइम पीरियड जिसके एंड पे, मतलब उस टाइम पीरियड के एंड पे हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो एंटरप्राइज है उसका एग्जैक्टली कितना उसने प्रॉफिट कमाया, कितना उसने लॉस इंकर किया, और
साथ ही साथ उस साल के दौरान, उस साल के एंड तक हमारा जो एंटरप्राइज है, हमारी जो बिजनेस है, एक्चुअल में उसकी पोजीशन क्या है, उसकी एसेट्स की और उसकी लाइबिलिटी की। तो ये सब जो है, इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। मतलब उस साल की, उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान हम जब ये सारी चीजें करते हैं, तो उस टाइम ड्यूरेशन को हम अकाउंटिंग पीरियड का नाम देते हैं, जो कि 1 साल का होता है। और ये बेसिकली फाइनेंशियल ईयर ही आपका होता है, जो कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है। ओके। और फिर वही इंफॉर्मेशन जो है, वेरियस पार्टीज जो है, अलग अलग यूजर्स जो है, उनको इसकी जरूरत होती है अलग अलग पर्पज के लिए। तो अब देखिए, तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट यही कहता है कि अगर आप अपने बिजनेस के ये जो प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, फाइनेंशियल पोजीशन निकालनी है, अगर ये सब चीजें करने में आप बहुत लंबा टाइम लगा देते हो, मतलब आप अगर 2 साल में अगर आप ये सोचो कि हम बिजनेस के बारे में चेक करें कि कितने प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, तो ये बहुत लंबा टाइम गैप हो जाता है, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन होती है, ये बहुत सारी पार्टीज को चाहिए होती है, और उसी के बेस पर वो क्या करती है, अपनी डिसीजंस लेती है, और वेरियस जो एक्शंस होते हैं उनके, वो उसको फिर आगे इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है। तो अगर 2 साल बाद या लंबे टाइम के बाद आप इस चीज का पता लगाओगे, तो उस चीज का तो कोई बेनिफिट ही नहीं रहेगा, कोई रेलेवेंसी नहीं रहेगी उन यूजर्स के लिए। तो इसीलिए ये कहा गया कि एक पीरियड डिसाइड करो कि इस पीरियड के दौरान जो है आप क्या करोगे, अपने फर्म का जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करोगे, जिससे कि आप जो है सारी इंफॉर्मेशन निकाल सको प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन की, और फिर उसे कम्युनिकेट कर सको वेरियस पार्टीज को, ताकि एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो है वो क्या कर सके, उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और उसके बेस पर वो अपने डिसीजंस लेते रहे। ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं, ये जो इंटरवल ऑफ टाइम होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो है आपका कोई भी हो सकता है, कैलेंडर ईयर के हिसाब से भी हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से भी हो सकता है। कैलेंडर ईयर आपका 1 जन से होता है, और फाइनेंशियल ईयर आपका जो है वो आपका 1 अप्रैल से शुरू होता है। ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली आपका और क्या था कि आपकी जो अकाउंटिंग पीरियड जो है, इसकी वैसे तो 1 साल जो है टाइम गैप होता है, मतलब 1 साल का जो ड्यूरेशन होता है वो अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। लेकिन अगर हम कंपनी एक्ट की बात करें, ठीक है, तो 2013 उसके हिसाब से क्या है कि वो कंपनियां जो कि अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करती है ना, तो उनको क्या जरूरत होती है कि वो क्वार्टरली अपने रिजल्ट जो है पब्लिश करती है, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन जो है हर 3 महीने की पता लगा सके। तो इसके बेस पर उनको उनका जो अकाउंटिंग पीरियड होगा वो 3 मंथ का रहेगा। इसी तरह डिफरेंट बिजनेसमैन या कंपनीज अगर उनको जरूरत होती है, तो वो जो है एनुअली की बजाय जो है आपका इन टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना सकती है, या फिर आपकी जो है हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना सकती है। तो ये था आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो देखिए, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। मतलब देखो, कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब, जिसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं इसी को ही, ये कहता है कि जब भी हम जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे, तो उसको हमेशा आप किसके ऊपर करेंगे, उसको हमेशा आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, मतलब उसकी जो ओरिजिनल जो प्राइस था, जिस टाइम पर आपने गुड्स परचेज की, उस टाइम पे उसका जो प्राइस था, सिर्फ उसी के ऊपर ही उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि मार्केट प्राइस के ऊपर। तो इसलिए ये कहता है कि सारी एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट में उनके परचेज प्राइस पे, जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी आ जाएगी, उसके ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो कॉस्ट लगी इंस्टॉलेशन पर, एंड एसेट्स मेकिंग एसेट्स जो है उसको रेडी टू यूज बनाने पर जो कॉस्ट लगी, उन सब चीजों को जो है इंक्लूड करके जो है फिर उसके उसके ऊपर जो है उस प्राइस पे एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए जून 2005 में अगर आपने कोई प्लांट 50 लाख का खरीदा था, ठीक है, शिवा एंटरप्राइज से, तो जब भी फिर उसके ऊपर उस 50 लाख के ऊपर आपने क्या किया, 10,000 रुपये आपने ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा लग गया, 15,000 आपका रिपेयर का लग गया, 25,000 आपका इंस्टॉलेशन का लग गया। तो टोटल अमाउंट जो बुक की बनती है वो कितनी बनती है आपकी, 50,50,000। तो ये क्या होगा, तो जब भी आप अकाउंट में अपनी रिकॉर्ड करोगे, तो वो आप 50,50,000 पर रिकॉर्ड करोगे, उसके मार्केट प्राइस से हमें मतलब नहीं है, जिस पे हमने उसे खरीदा है तो उसके ऊपर हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो जो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है वो हिस्टोरिकल नेचर का होता है, कि इसका मतलब क्या हुआ,
वो आपने एक्विजिशन के टाइम पर पे कर दिया, वो आपके ईयर आफ्टर ईयर चेंज नहीं होगा। अगर आपने बिल्डिंग कोई 2.5 करोड़ की खरीदी है ना, तो परचेज प्राइस हर साल आपका सेम ही रहेगा, चाहे मार्केट वैल्यू कुछ भी चेंज होती रहे। ठीक है। तो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट का जो अडॉप्शन था वो बेसिकली किस पर्पज से था, वो क्या लेकर आता है, तो वो जो है रिकॉर्डिंग के अंदर ऑब्जेक्टिविटी लेकर आता है। क्योंकि आपको पता है इससे क्या होगा कि जो कोस्ट एक्विजिशन है उसको हम इजिली वेरीफाई कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट, परचेज डॉक्यूमेंट, जब आप परचेज करते हो तो उसके टाइम पर आपको जो इनवॉइस मिलता है या जो कैश मेमो मिलता है, तो उनसे हम जो है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मार्केट वैल्यू को लेकर चलेंगे तो वो तो वेरीफेबल होगी ही नहीं। तो इसीलिए इसने बोला मार्केट वैल्यू के बेस पे अगर हम देखें तो वो रिलायबल भी नहीं होगी, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू तो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो हम उसके उससे जो है कंपैरिजन ही नहीं कर पाएंगे एक पीरियड का अनदर पीरियड के साथ। और इवन मार्केट वैल्यू तो क्या है कि आपकी जो है प्लेस टू प्लेस भी चेंज होती है, टाइम टू टाइम चेंज होती है, पर्सन टू पर्सन चेंज होती है, तो उसके बेस पर तो हम फिर रिजल्ट निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो ऑब्जेक्टिविटी लेकर आता है, इसीलिए इसको हम यूज करते हैं। लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट की भी कहीं ना कहीं कुछ एक लिमिटेशन है कि ये आपको जो है बिजनेस की ट्रू वर्थ नहीं दिखा पाता और इससे हिडन प्रॉफिट छिपे रह जाते हैं। क्योंकि देखो आपने जो बिल्डिंग या जो मशीनरी या कुछ भी आपने 2.5 करोड़ का अगर कोई खरीदी है, एसेट्स बिल्डिंग खरीदी है, तो सपोज 4 साल के बाद उसकी वैल्यू अगर 5 करोड़ हो गई है, लेकिन हम तो उसे बुक में अभी भी 2.5 करोड़ ही दिखा रहे हैं ना। तो उससे क्या हिडन प्रॉफिट्स तो आपके छुपे रह गए। क्योंकि अगर प्राइस बढ़ गया तो मार्केट वैल्यू और जो कॉस्ट होगी वो आपकी क्या होगी, हायर हो जाएगी उस वैल्यू से जो कि आपकी है। उससे आपके क्या है, जो हिडन प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं आपके छुपे रह जाते हैं इसकी में। तो ये बस एक छोटी सी इसकी लिमिटेशन है। लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली इसी पर्पज के लिए होता है कि ऑब्जेक्टिविटी लाई जा सके आपके अकाउंटिंग के अंदर। नेक्स्ट आता है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसकी फाउंडेशन है। क्योंकि ये क्या करता है, इसके अंदर हम बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि हर एक जो ट्रांजेक्शन्स है ना, वो आपके दो अकाउंट्स को अफेक्ट करेगी। चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन हो, उससे आपके दो अकाउंट अफेक्ट होंगे। एक एक अकाउंट आपका डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि परचेज की है मशीनरी आपने कैश में, तो इससे क्या है, अब आपकी मशीनरी अकाउंट तो आपका डेबिट हो गया कि आपने मशीनरी आपने परचेज की कैश में की है, तो कैश जा रहा है। तो वहीं आपका जो कैश अकाउंट होगा वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो एक अकाउंट डेबिट और दूसरा अकाउंट क्रेडिट, तो इसी को बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें ये कहता है हर एक ट्रांजेक्शन जो है दो अकाउंट्स को आपकी अफेक्ट करेगी। इसमें एग्जांपल दे रखे है, देखिए राम ने बिजनेस शुरू किया है 50 लाख रुपए लगा के। तो जो अमाउंट ऑफ मनी जो राम लेकर आया उससे क्या हुआ, एक तरफ तो आपकी एसेट्स जो है बिजनेस में कैश बढ़ रहा है 50 लाख रुपए का, उसी टाइम पे आपकी जो ओनर की इक्विटी जो है, मतलब जो कैपिटल है वो भी बढ़ रही है उसी अमाउंट से। तो इससे क्या है, एसेट्स बढ़ रही है, वहां से आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। तो ये ट्रांजेक्शन ने कैश और कैपिटल दोनों अकाउंट को अफेक्ट किया ना। तो यही ड्यूअल एस्पेक्ट अकाउंट कहता है। तो इसको हम जब भी शो करते हैं तो ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर जो है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। और वो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, वो होती है आपकी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। हमेशा आपकी जो बिजनेस की एसेट्स जो है वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए, किसके, आपके जो ओनर है उसके क्लेम, और जो आउटसाइडर्स है उनके क्लेम के साथ साथ आपकी जो कैपिटल है उसके इक्वल होने चाहिए। तो देखिए ये क्या कहता है, ये इक्वेशन कहती है कि जो एसेट्स होगी बिजनेस की वो हमेशा इक्वल होगी, किसके, ओनर्स के क्लेम एंड आउटसाइडर्स के क्लेम के। जो क्लेम है उसी को हम इक्विटी ऑफ ओनर भी कहते हैं, या जिसको हम कैपिटल के नाम से भी बोलते हैं। कैपिटल जो है उसी को ओनर्स इक्विटी कहा जाता है। तो याद रखेंगे कैपिटल्स को हम क्या कहते हैं, ओनर्स इक्विटी कहते हैं। एंड दैट ऑफ आउटसाइडर्स जिसको हम लाइबिलिटी कहते हैं, तो उसको हम क्रेडिटर्स इक्विटी कहते हैं। ठीक है। तो ये टू फोल्ड इफेक्ट जो है हर एक ट्रांजेक्शन का, वो इस तरह से अफेक्ट करता है कि दोनों साइड जो इक्वेशन है वो हमेशा इक्वल रहे, कि आपकी एसेट्स हमेशा आपके लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल रहे। तो यही आपका जो है, इसी की वजह से जो है ये जो कॉन्सेप्ट जो था आपका डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो है, ये आपका इसी में मतलब इसी के बेस पर हम जो है ये आपकी एंट्रियां करते हैं। और इसके बारे में हम जो है आगे वाले चैप्टर में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। देन आता है आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज क्या, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, जिसको हम रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। सो रेवेन्यू रिकॉग्निशन, या हम बोले रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो रेवेन्यू होगा ना बिजनेस ट्रांजेक्शन का, उसको हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड में इंक्लूड केवल तभी करेंगे जब वो रियलाइज्ड होगा। तो अब इसका मतलब क्या है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि क्या मतलब है। सबसे पहले तो रेवेन्यू क्या होगा, कि रेवेन्यू से हम क्या समझेंगे। नेक्स्ट अगर हमने बोला कि रियलाइज्ड होगा, तो ये रियलाइज्ड कब होगा,
ये भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए सबसे पहले तो रेवेन्यू का मतलब क्या है? अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ ना, तो रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल इनकम जो भी आप अपने बिजनेस में अर्न करते हो, चाहे वो आप क्या है गुड्स को सेल करके कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज को, या फिर आप जो है अदर्स तरह से जो आपकी इनकम हो रही है, जैसे इंटरेस्ट से, रॉयल्टी से या डिविडेंड से, तो वो सारी की सारी आपकी आती है रेवेन्यू के अंदर। ठीक है। तो रेवेन्यू जो पहला क्वेश्चन था कि रेवेन्यू क्या है, तो रेवेन्यू में क्या होगी, गुड सेल करने से जो भी आपकी इनकम हो रही है वो, प्लस आपकी जो है अदर्स, जो ये रॉयल्टीज, इनकम, इंटरेस्ट, ये सब है, यहाँ से आपकी इनकम हो रही है वो, तो ये आपका कहलाता है क्या, रेवेन्यू। अब सेकंड थिंग जो है, रेवेन्यू रियलाइज्ड कब होता है? तो रेवेन्यू जो है उसे अज्यूम्ड किया जाएगा कि वो रियलाइज्ड कब होगा, जब इसका लीगल राइट जो होगा ना रिसीव करने का, वो अराइज हो जाएगा। लीगल राइट का मतलब कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप गुड्स जो है सोल्ड कर दोगे या आप सर्विस रेंडर कर दोगे, इस इट मीन्स उस टाइम पर आपके जो एसेट्स है या आपकी जो गुड्स है वो क्या हो गई, आपकी रियलाइज हो गई। ठीक है। उस टाइम पे आपका रेवेन्यू रियलाइज हो गया जब आप गुड्स को सोल्ड कर दोगे। देखो जैसे कि आपने गुड्स सोल्ड किया, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी जो लीगल राइट है वो आपके चले गए उस पर्सन के पास। तो जैसे ही लीगल राइट ट्रांसफर हुए उसी टाइम पर आपका रेवेन्यू रियलाइज हो जाएगा। ये मैटर नहीं करता कि आपने जो है पेमेंट या आपकी जो मनी जो है वो आपने कब रिसीव की या कब पे की। ठीक है। तो अगर हम बात करें क्रेडिट सेल जो है ना, क्रेडिट सेल्स को भी आप रेवेन्यू ट्रेड करोगे उस दिन जिस दिन आपकी सेल हुई है, ना कि उस दिन जिस दिन आप बायर से मनी रिसीव करोगे। तो यहाँ पे क्या बोला उसे, रिवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब क्या है, जिस टाइम पर आपका लीगल राइट जो है ना उसको रिसीव करने का वो अराइज हो जाएगा, उसी टाइम पर आपका रेवेन्यू रियलाइज माना जाएगा। मतलब जिस टाइम पर आपने गुड्स और सर्विस रेंडर कर दी, उसी टाइम पर आपका जो है रेवेन्यू रियलाइज हो गया, और उसी टाइम पर हम उसे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, ना कि आपको पैसा कब मिला उसके ऊपर। ठीक है, वो चीज़ मैटर नहीं करेगी। तो इसी तरह से जो आपकी इनकम, इंटरेस्ट, रेंट, कमीशन, ये सब जो है, इनकी बात करें तो ये आपका टाइम बेसिस पर रियलाइज होता है। टाइम बेसिस का मतलब क्या है, आपको अगर ये पता है हर महीने जो है आपका इंटरेस्ट आ रहा है, तो हर महीने की एक फिक्स डेट होगी, उस टाइम पर होगा। और अगर मैं साल के बेस पर बात करूँ, तो अगर आपका मान लो रेंट बनता है मार्च 2017 महीने का, तो चाहे वो रियलाइज्ड हो रहा हो अप्रैल 2017 को, लेकिन हम उसको पी एंड एल अकाउंट में जब भी लेंगे तो हम उसको ईयर एंड पे लेंगे, मतलब 31 मार्च 2017 को ही लेंगे, ना कि अप्रैल 2017 की बिगनिंग में लेंगे। समझ रहे हो? तो हमेशा आपके जो ये अदर इनकम होती है, ये आपकी टाइम बेसिस पर रियलाइज होती है। लेकिन इसकी कुछ एक एक्सेप्शंस है, तो ये एक्सेप्शन थोड़ा ध्यान से सुनिए कि कहाँ पर आपका रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। गलत इन द सेंस कि आपकी जो ये बात हमने बोली कि जिस टाइम पर आपने गुड्स या सर्विस रेंडर कर दी उसी टाइम पर रिवेन्यू रियलाइज माना गया, वो चीज़ कहाँ पर फेल हो जाती है। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट के केसेस देखें, तो कॉन्ट्रैक्ट के केस में जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, जिसको बहुत लंबा टाइम लगता है, जैसे 2 से 3 साल लगते हैं उसे कंप्लीट होने में, तो अब क्या करेंगे, अब उसको रियलाइज कब मानेंगे, तो उसके अंदर जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट होगी ना रेवेन्यू की, वो बेस्ड होगी किसके ऊपर, पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पीरियड इज ट्रीटेड एज रियलाइज्ड। इसने बोला कि वो क्या होगी, प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो है रेवेन्यू की वो बेस्ड होगी उस कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट पर जो कि आपका कंप्लीट हो गया एंड ऑफ द पीरियड। मतलब आप, मतलब अगर एक पीरियड, जैसे अगर एक साल की बात करूँ, तो जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उस टाइम पर आपने जितना आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया, उस कंप्लीटेड पोर्शन की जितनी अमाउंट बनेगी रेवेन्यू की, वो आपके रियलाइज मानी जाएगी। जैसे अगर मान लो मैं बात करूँ, एक साल के अंदर जो है आपने जो है 1/3 जो पोर्शन बना दिया, तो 1/3 पोर्शन के की अगर हम अमाउंट देखें, तो जितनी उसके ऊपर आपकी रेवेन्यू बनती है, जितना प्रोपोर्शनेट अमाउंट बनता है उसी को रियलाइज मान लिया जाएगा, और बाकी जो है वो आगे के सालों में लेकर चलेंगे। ठीक है। इसी तरह अगर गुड्स अगर आप हायर परचेज पे बेचते हो, तो उस टाइम पे भी आप इंस्टॉलमेंट में जो अमाउंट कलेक्ट करोगे वो भी आपके रियलाइज उसी टाइम मानी जाएगी जिस टाइम पर आपने इंस्टॉलमेंट कलेक्ट कर ली। तो ये दो आपके एक्सेप्शन है। इसके अलावा आपका जो रेवेन्यू रियलाइज है वो उसी टाइम पे माना जाएगा जिस टाइम पर आपने जो है गुड्स सोल्ड कर दी, उसका लीगल राइट जो है दूसरे पर्सन को दे दिया। ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जो प्रोसेस जो है ना, ascertaining the amount of profit earned or loss incurred during a particular period involves deduction of related expense from the revenue earned during that period। इसने बोला कि हम जो अगर प्रॉफिट हमने कितना कमाया या हमने किसी पर्टिकुलर पीरियड के दौरान लॉस कितना इंकर किया, उसकी अमाउंट को असरटेन अगर हम करते हैं ना, तो उसके अंदर हम उसी साल के
जितने भी आपके खर्चे हुए या उस साल में जितनी आपकी रेवेन्यू हुई, उन सबको भी हम इन्वॉल्व करके चलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हम जब भी किसी अगर एक साल का प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे, उसको असरटेन करेंगे, तो उसी साल के रिलेटेड जितने भी आपके खर्चे होंगे तो वो उसी साल की रेवेन्यू में से डिडक्ट किए जाएंगे। ठीक है। तो ये जो आपका, जैसे कि इसमें क्या बोला, मान लो जो एक्सपेंस आपने किसी अकाउंटिंग पीरियड में इंकर्ड किया, उसको उसी पीरियड की रिवेन्यू के साथ मैच करेंगे। मैचिंग का मतलब क्या हुआ, उस साल के खर्चों को उसी साल के रेवेन्यू में से मैच करना। मैच मतलब डिडक्ट करना। ठीक है। तो जैसे कि हमने बोला, रिवेन्यू रिकॉग्नाइज जो है कब होता है, जब सेल कंप्लीट या सर्विस रेंडर की जाती है, चाहे कैश रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो। इसी तरह एक्सपेंस भी रिकॉग्नाइज जो है वो तब नहीं होगा जब आप कैश पे करोगे, बल्कि तब होगा जब एसेट्स और सर्विस आपने यूज कर ली उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। इसमें एग्जांपल में भी आपको हम समझा सकते हैं। जैसे मान लो आपकी सैलरी, कोई भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस जैसे कि कोई सैलरी का खर्चा, रेंट, इंश्योरेंस, ये सब रिकॉग्नाइज्ड होंगे किस बेस पर, पीरियड्स के बेस पर, जिससे वो रिलेट करते हैं, ना कि उन्होंने कब इनको पे किया उसके बेस पर। ठीक है। तो ये आपका कहलाता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है उसका इम्प्लाइज दैट, वो ये क्या बोलता है कि ओल्ड रिवेन्यू अर्न्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, कि एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान जितना टोटल रिवेन्यू आपने कमाया, चाहे वो आपने उस साल रिसीव किया हो या ना किया हो, एंड जितनी टोटल उस पे कॉस्ट लगी, चाहे वो उस साल पे की हो या ना की हो, उन सबको हम अकाउंट्स में टिकन करेंगे, उन सबको कंसिडर करेंगे जब भी प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे उस साल का। तो ये सीधी भाषा में क्लियर किया इसने। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, उस साल के खर्चों को उसी साल के रेवेन्यू में से डिडक्ट करके उसी साल जो है उसको कंसीडर करके चलेंगे। दैट्स इट। तो ये सारे आपके हमने जो अभी किए वो क्या थे, आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आपके कौन बनाते हैं, अकाउंटिंग जो बॉडीज होती है वो फॉर्मुलेट करती है, राइट। और ये बेसिकली अजम्पशंस होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें फुल, ये जो आपके आगे आने वाले हैं फुल डिस्क्लोजर, और आगे वाले जो आएंगे वो आपके कन्वेंशन, जो कि क्या है, आपके कस्टम्स या ट्रेडिशंस के बेस पर जो आपकी चलती आ रही है। तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, इसके नाम से आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आएगा। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या है, सब कुछ, एवरीथिंग जो है वो पूरी की पूरी चीजें आप अपनी अकाउंटिंग बुक में दिखाओगे। हर एक ट्रांजेक्शन, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, सारी की सारी आपको अपनी अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करनी है। एवरी ट्रांजेक्शन आपको उसमें शो करनी है। वो कहता है आपका फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। तो देखिए, इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाती है वो अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल यूज करते हैं। जैसे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, लेंडर, सप्लायर्स या अदर्स। वो हेल्प, क्योंकि ये हेल्प करती है उनके डिसीजंस लेने में। ठीक है। तो ये जो फुल डिस्क्लोजर का प्रिंसिपल क्या कहता है कि ऑल मटेरियल, मटेरियल मतलब जितनी इम्पोर्टेंट एंड रेलेवेंट फैक्ट्स है जो कि किसी एंटरप्राइज के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से कंसर्न करती है, उसे फुल्ली एंड कंप्लीटली आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाओगे। और उसके साथ उनके कंपनिंग जो फुट नोट्स है, उसमें अगर कोई ट्रांजेक्शन आप ऊपर अपनी बुक्स में नहीं दिखा रहे, उसको फुट नोट्स में शो करोगे। तो प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है, एवरीथिंग जो कि रेलेवेंट एंड रेलेवेंट फैक्ट है उन सबको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो किया जाएगा। अगर वो बुक्स में नहीं आ रही, उनको फुट नोट्स में दिखाओ, बट हर चीज आपको डिस्क्लोज करनी है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो ये कहता है आपका अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। ठीक है। फिर आता है आपका इसी का ही एक, अगर मैं पैराडॉक्स बोलूं, वो है आपका कौन सा, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। ये है आपका फुल डिस्क्लोजर का अपोजिट। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि फुल डिस्क्लोजर ने तो बोल दिया हर चीज आप दिखाओ, लेकिन अगर आप छोटी से छोटी चीजें भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाओगे, तो उससे क्या होगा, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवरबर्डन हो जाएगी। जो लोग समझना चाहते हैं उसको, उसमें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाहेंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इतनी बड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना। तो इसने कहा कि जो इमैटेरियल फैक्ट्स है ना,
जो कि बहुत मतलब कुछ मैटर नहीं करते हैं बिजनेस के लिए, या जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते, उनको अवॉइड करो, क्योंकि वो टाइम वेस्ट भी करेंगे और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ओवर बर्डन भी करेंगे। तो इसीलिए मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अकाउंटिंग जो है ना, उसे फोकस करना चाहिए सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स पे, जो इम्पोर्टेंट है, रेलिवेंट है, और आप बिजनेस के व्यू पॉइंट से ही कंसिडर करें बस। हमें एफर्ट्स वेस्ट नहीं करने चाहिए रिकॉर्ड या प्रेजेंट करके उन फैक्ट्स को जो कि इमटेरियल होते हैं इनकम को डिटरमाइन करने में। और अब बात आती है कि मटेरियल फैक्ट्स कौन से होंगे, कैसे डिफाइन करोगे कि मटेरियल है या इमटेरियल है। तो वो आपका डिपेंड करेगा उसके नेचर और जो अमाउंट उसमें इन्वॉल्व हुई है उसके बेस पर। ठीक है, तो किसके बेस पर होगा, उसके नेचर और जो अमाउंट उसमें इन्वॉल्व हुई है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपने मनी स्पेंड की एडिशनल कैपेसिटी ऑफ अ थिएटर की क्रिएशन में, मतलब आपने थिएटर को की जो कैपेसिटी थी, जो आपका थिएटर था उसको क्रिएट किया हुआ था आपने, उसकी एडिशनल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आपने उस पर पैसा लगाया। तो वो एक मटेरियल फैक्ट है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर के अंदर इससे क्या आपकी एंटरप्राइज की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ने वाली है, या आपने कोई बिल्डिंग खरीदी है, तो जो कि आपके बिजनेस से रेलिवेंट है, तो वो भी आप उसको शो करोगे, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर इन फ्यूचर आपको बेनिफिट प्रोवाइड करने वाले हैं, आपकी कोई मशीनरी है या कुछ भी। ठीक है, या फिर अब मान लो आपने कोई भी अपना डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करना है, कोई पॉलिसीज चेंज करनी है, या कोई अनदर वे ऑफ डूइंग जो है आपके अकाउंटिंग को अडॉप्ट करना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है, वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो कहीं ना कहीं आपकी जो वेरियस पार्टीज है, वेरियस जो यूजर्स है, उनके डिसीजन पे अफेक्ट डालेगी, तो आप उनको शो करो। लेकिन अगर कोई ऐसे केस होते हैं जहाँ पर आपकी बहुत स्मॉल अमाउंट इन्वॉल्व है, या फिर उसके जो है उसकी ज़रूरत नहीं है दिखाने की, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। जैसे कि मान लो इरेजर्स है, स्टॉक की बात करते हैं, इरेजर्स का स्टॉक, पेंसिल, स्केल्स एक्सेट्रा, इसको आप एसेट्स में शो करने की आपको जरूरत नहीं है। वट एवर अमाउंट ऑफ स्टेशनरी इज बॉट इन अकाउंटिंग पीरियड इज ट्रीटेड एज द एक्सपेंस ऑफ दैट पीरियड, वेदर कंज्यूम्ड और नॉट। मतलब आप उसे अगर अकाउंटिंग के अंदर बैलेंस शीट में अलग अलग दिखाओगे कि ये मेरा इरेजर का स्टॉक है, ये मेरा पेंसिल का स्टॉक है, ये मेरा स्केल्स का स्टॉक है, तो वो तो कोई मैटर नहीं करती ना वो चीज़, तो वो तो गलत हो जाएगी। इसके बजाय आप जो है सीधा दिखा दो ये मेरी स्टेशनरी के आइटम है, दैट्स इट, और ये टोटल अमाउंट इतने की है। समझ रहे हो? तो आप अगर बेफालतू में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ओवर बर्डन करोगे, तो वो जो है आपके क्या है, वो इम्पोर्टेंट जो उसके प्लेस है उसको खो देगी। तो वो जो है कहीं ना कहीं उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कहीं ना कहीं आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट जो है वो आपका फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का अपोजिट चलता है। इसके बाद में आपका कॉन्सेप्ट आता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि स्थिरता बनाए रखना। तो ये क्या कहता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करती है, तो वो यूजफुल होती है किस चीज़ में, कंक्लूजन्स निकालने में कि एक एंटरप्राइज की वर्किंग के रिगार्डिंग, ठीक है, और कंपैरिजन करने में भी आपकी हेल्प करती है। तो अब इसी के बेस पे जो इन्फॉर्मेशन है, इसी के बेस पर ही तो एक इन्वेस्टर क्या करता है, ये जानना चाहता है कि एक एंटरप्राइज जो है उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल। ठीक है, या फिर मतलब अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि हम कंपैरिजन करते हैं, एक तो ईयर के बेसिस पे करते हैं, ठीक है, कि मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल क्या क्या है, और एक हम इंटर फर्म करते हैं कि इस फर्म का दूसरे फर्म से कैसे कंपैरिजन है। तो वो कंपैरिजन हमने जैसे पहले भी बात की, वो कब पॉसिबल हो पाएगा, वो केवल तभी पॉसिबल हो पाएगा ना जब आप जो मेथड, जो पॉलिसीज, जो वे है, वो सब सेम अडॉप्ट कर रहे हो। पिछले साल भी आप सेम वे अडॉप्ट कर रहे थे, इस साल भी सेम वे अडॉप्ट कर रहे हो। अगर सपोज आपने पिछले साल डेप्रिसिएशन का मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड यूज किया, और इस साल डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज किया, तो आप उन 2 सालों को कंपेयर कर ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट आया और ये कहता है कि आप जो है, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो अकाउंटिंग पीरियड, या जो मेथड आप अपने पिछले वाले सालों में लेकर चल रहे थे, उन्हीं को ही आप जो है आगे आने वाले सालों में कंटिन्यू करोगे, उन्हें बार बार चेंज नहीं करोगे। अगर चेंज करोगे तो उससे जो है आपका जो इन्फॉर्मेशन, जो ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, वो कहीं ना कहीं अपनी जो है रेलिवेंसी खो देगी, और जो आपके यूजर्स है वो उससे कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। तो यही उसने यहाँ पर बोला था कि कंसिस्टेंसी जो है वो आपकी क्या कहती है कि आप सेम जो है उस चीज़ों को लेकर चलो।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंज ही नहीं कर सकते। अगर ज़रूरत है, नेसेसरी रिक्वायर्ड चेंजेस है, तो आप उन्हें कर सकते हो, लेकिन उसे प्रेज़ेंट करोगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और डिस्क्लोज़ करोगे कि हमने ये चेंज किया है और इसका इफ़ेक्ट जो है आपकी जो इन्फॉर्मेशन, आपकी जो स्टेटमेंट है उसमें यहाँ-यहाँ पर पड़ रहा है, आपके फाइनेंशियल रिज़ल्ट पर उसका ये इफ़ेक्ट पड़ा है। तो आप ये सारी चीज़ें जो है शो करोगे, जिससे कि जो भी पर्सन आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन ले रहा है, तो वो उस चीज़ को ध्यान में रख सके और आगे आने वाले टाइम में जब वो अपना डिसीजन लेगा तो उस चीज़ को कंसीडर करके अपने डिसीजन ले। ठीक है, तो यही आपका कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है। नेक्स्ट आता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, इसी को हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो ये क्या कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म? ये आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि जब आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे तो वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए? वो पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, कि आप किस पे बेस करके चलो, एक प्लेइंग सेफ, सेफली प्ले करने की पॉलिसी अडॉप्ट करो। सेफली प्ले करने का मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं इन फ्यूचर, अगर आपका कोई लॉस आने वाला है, कोई लॉस अराइज होने वाला है, तो आप उसको आज ही कंसीडर करके चलो और उसको अपनी बुक्स में जो है उसके रिगार्डिंग क्या करो, प्रोविजंस बनाकर चलो, कि जिससे अगर फ्यूचर में आपका कोई भी ये इस तरह का लॉस होता है तो आप उसको जो है यहाँ से ओवरकम कर सको। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बताता है कि कॉन्शियस अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए इनकम को असरटेन करते हुए, ताकि जो एंटरप्राइज का प्रॉफिट है वो ओवर स्टेटेड ना हो। अगर मान लीजिए एंटरप्राइज का जो प्रॉफिट है वो आपके एक्चुअल से ज़्यादा हो जाएगा तो इससे क्या होगा? इससे तो आपको जो डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपनी कैपिटल से देनी पड़ेगी, जिससे आपके एंटरप्राइज की कैपिटल कम हो जाएगी, तो वो तो गलत है। तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए जब तक कि वो रियलाइज ना हो, लेकिन सारे के सारे लॉस जिनकी अगर आपको फ्यूचर में होने की थोड़ी बहुत भी पॉसिबिलिटी है तो भी आप उनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करोगे। तो जो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट या प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस जो है उनको आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, लेकिन जितने भी ऑल एंटिसिपेटेड गेन है उनको आप अवॉइड करोगे, उनको जो है रिकॉर्ड नहीं करोगे। और इसी के लिए इसका एक अगर हम एग्जांपल ले तो इसीलिए जब भी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होती है तो उसको किस पर किया जाता है, उसको हमेशा कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। यहाँ ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूएशन किस पर की जाती है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की जाती है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, जो भी लोअर होगा उसके ऊपर। और फिर हम और इसमें क्या करते हैं, हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना लेते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब क्या है कि जो अगर फ्यूचर में आपको लगता है कि मेरे ये पैसे डूबने वाले हैं, ये बंदा मुझे पैसे नहीं देगा, तो आप उसके लिए आज ही प्रोविजन बना के चलो, कुछ अमाउंट जो है हर साल उसमें जो है डालते रहो, जिससे कि इन फ्यूचर अगर वो बैड डेट्स हो जाते हैं तो आप अपनी उस अमाउंट को यहाँ से रिकवर कर सको, इस प्रोविजन से रिकवर कर सको। ठीक है, तो इसीलिए हम जो इनटेंजिबल एसेट जैसे गुडविल, पेटेंट है, उनको राइट ऑफ करके चलते हैं। राइट ऑफ करके चलते हैं मतलब उनकी वैल्यू को डेप्रिशिएट करते हुए चलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो ये सारे जो है आपके कुछ एक एग्जांपल है किस चीज़ के, कंजर्वेटिज्म जो प्रिंसिपल है उसके। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल समझ में आया होगा, जो क्या कहता है जितने भी एंटिसिपेटेड लॉसेस है उनको तो हम कंसीडर करेंगे, लेकिन जितनी एंटिसिपेटेड गेन है उन सबको अवॉइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका एंड लास्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो आपका क्या है, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। तो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हर एक अकाउंटिंग जो ट्रांजेक्शन है उसे एक ऑब्जेक्टिव मैनर में रिकॉर्ड करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मैनर का मतलब है कि वो अकाउंटेंट से और अदर से जो है जो बायसनेस है उनसे फ्री रहे, उनसे दूर रहे। ये पॉसिबल केवल तभी होगा जब हर एक ट्रांजेक्शन जो है उसको सपोर्टेड होगी वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट या वाउचर। मैंने आपको कल की वीडियो में वाउचर बताए थे। वाउचर क्या होता है? एक प्रूफ, एक सपोर्टिव एविडेंस है जो आपकी जो ट्रांजेक्शन है उसको सपोर्ट करते हैं। तो उसने यही बोला है कि जो ट्रांजेक्शन है वो ऑब्जेक्टिव कब होगी, जब उसको क्या करेंगे, उसको वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट से सपोर्ट किया जाएगा। जैसे कि अगर आपने परचेज की कोई भी आइटम, तो परचेज के साथ साथ अगर आपने कैश में परचेज की है
ठीक है, तो आप कैश मेमो लगा दीजिए। आपने क्रेडिट में परचेज किया है, इनवॉइस उसका होगा, आप इनवॉइस लगा दीजिए। तो ये वेरीफिएबल जो डॉक्यूमेंट्स है या वाउचर्स जो है, आप ये आपके सपोर्ट करेंगे कि आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रू है और जो है उसमें कोई भी गलत नहीं किया गया। तो इसी ही आपकी कहलाती है ऑब्जेक्टिविटी। जैसे कि ट्रांजेक्शन अगर आपने परचेज किया है कोई मटेरियल, तो वो या तो कैश रिसिप्ट जो आपने मनी पे की, वो कैश रिसिप्ट से आप जो है उसे सपोर्ट कर सकते हो। वही अगर आपने क्रेडिट या कैश और कॉपी ऑफ इनवॉइस होगी, डिलीवरी चालान होगा अगर आपने उसे क्रेडिट से परचेज किया है। मतलब अगर आपने कैश में परचेज किया तो आपको कैश की कॉपी लगा दीजिए, या फिर अगर आपने क्रेडिट में परचेज किया तो आप इनवॉइस की कॉपी लगा सकते हैं, डिलीवरी चालान जो है उसे लगा सकते हैं। तो इससे क्या है, यही आपको ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है और वो यही कहता है कि ट्रांजेक्शन को एक ऑब्जेक्टिव मैनर में रिकॉर्ड करो, बायसनेस से फ्री होना चाहिए, और सारी जो आपकी ट्रांजेक्शन है उसके रिगार्डिंग जो सपोर्टिव एविडेंस है आप उसे भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में साथ में अटैच करें। और ये ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट के बेस पर ही हमने जो भी पीछे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसका बेसिक पर्पस ये क्या था, यही था ना कि आप जो है आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो ऑब्जेक्टिव रहे। क्योंकि उसके अंदर हम क्या करते थे, जो आपने एसेट्स खरीदी है, जो परचेज प्राइस है उसी को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे थे। क्योंकि परचेज प्राइस पे अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे तो आप उसके रिगार्डिंग उसके जो स्पॉटिव एविडेंस है, स्पॉटेड जो प्रूफ है कि जो परचेज इनवॉइस हो गया या फिर जो कैश रिसिप्ट हो गया, आप उसको शो कर सकते हो, उसको दिखा सकते हो, ताकि वो आपकी ट्रांजेक्शन ऑब्जेक्टिव मैनर में रहे। वहीं अगर उसके साथ वो चीज़ नहीं होगी तो आप उसे, अगर आप मार्केट प्राइस पर करोगे तो आप उसका सपोर्टिव एविडेंस तो दे ही नहीं पाओगे ना, तो वो कहीं ना कहीं फिर डाउटफुल सिचुएशन रह जाती है। इसलिए देखिए, एक रीजन जो अडॉप्शन ऑफ हिस्टोरिकल कोस्ट क्या था कि एज द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जो है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी ही उसे पॉसिबल बनाता है। जैसे कि हमने पहले ऊपर का कोस्ट जो एक्चुअली पे की हमने एसेट्स के लिए, उसको वेरीफाई किया जा सकता है डॉक्यूमेंट से, लेकिन उसको मार्केट वैल्यू अगर एसेट्स की है जो आपने बेची है उससे हम उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। एंड साथ ही साथ आपको पता है कि मार्केट वैल्यू तो है, पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती है, प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, इसलिए ऑब्जेक्टिविटी आप मेंटेन नहीं कर पाओगे अगर आप मार्केट वैल्यू पे करोगे, इसीलिए उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखा जाता है। तो यहाँ पर आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में आपका आता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के जो दो सिस्टम हम यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं। एक्चुअली सिस्टम्स तो जो होते हैं अकाउंटिंग के वो दो होते हैं, लेकिन हम जो यूज़ करते हैं, हम जो फॉलो करते हैं वो एक ही सिस्टम फॉलो करते हैं। तो वही हम देखेंगे कि क्यों दूसरा क्यों नहीं फॉलो किया जाता। तो देखिए, सिस्टम जो है रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन इन बुक ऑफ अकाउंट, वो जनरली दो टाइप से क्लासीफाई करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। तो आपको पता है डबल एंट्री सिस्टम तो हम जो ड्यूअल एस्पेक्ट के अंदर पढ़ कर आए हैं, जो कि ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, आपका ड्यूअल एस्पेक्ट पे बेस होता है। मतलब हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होंगे, एक अगर डेबिट होगा दूसरा क्रेडिट होगा, और दोनों इक्वल रहेंगे। जिसके अंदर हमने इक्वेशन क्या पढ़ी थी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस में कैपिटल, और हमने यही कहा था कि ये दोनों हमेशा क्या होगी आपकी, ये दोनों हमेशा आपकी इक्वल होगी। ठीक है, एक अकाउंट डेबिट तो दूसरा आपका क्रेडिट होगा। ये आपका कहता है ड्यूअल एस्पेक्ट का प्रिंसिपल, और ये इसी के बेस पर आपकी डबल एंट्री सिस्टम होती है। और ये कंप्लीट सिस्टम है क्योंकि इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन है उसके एस्पेक्ट, जो दोनों एस्पेक्ट जो है वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो जाते हैं। और ये एक एक्यूरेट सिस्टम होता है क्योंकि ये ज़्यादा रिलायबल भी है, और इसके अंदर फ्रॉड या मिस अप्रोप्रिएशन जो है उसका जो चांस होते हैं बहुत ही कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। ठीक है, और ये बिग एंटरप्राइज और स्मॉल एंटरप्राइज दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसे यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो वो एक कंप्लीट सिस्टम नहीं होता आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करने का। क्यों? क्योंकि ये दो फोल्ड जो इफेक्ट है हर एक ट्रांजेक्शन से नहीं रिकॉर्ड करता। इसके अंदर हम सारे अकाउंट्स को मेंटेन करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ दो अकाउंट मेंटेन करते हैं। याद रखेंगे, सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर सिर्फ दो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, एक तो पर्सनल अकाउंट और एक कैश बुक। सिर्फ ये दो मेंटेन की जाती है आपकी सिंगल सिस्टम के अंदर, सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर, बजाय कि सारे अकाउंट मेंटेन के। तो इसीलिए ये एक सिस्टम नहीं बल्कि एक लैक ऑफ सिस्टम होता है, क्योंकि कोई इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। जब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ ट्रांजेक्शन के लिए तो इसके अंदर हम सिर्फ एक एस्पेक्ट ही रिकॉर्ड करेंगे, जबकि दूसरे के लिए हम दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करेंगे। तो इसीलिए जो अकाउंट इसमें मेंटेन्ड होते हैं ना, वो आपके इनकम्प्लीट और अनसिस्टमेटिक होते हैं, इसलिए रिलायबल भी नहीं होते।
तो ये वाला जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल बिजनेस फर्म ही यूज करती है और कोई भी यूज नहीं करता। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी बनता है, सिंगल एंट्री सिस्टम को कौन यूज करता है? आपका सिर्फ स्मॉल बिजनेस फर्म ही फॉलो करती है, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल एंड फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन अगर हम बात करें डबल एंट्री की, तो वो आपके स्मॉल एंड बिग दोनों ही यूज करते हैं, और उसके अंदर सारे आपके रिलायबल भी होते हैं, एक्यूरेट भी होता है। उसके अंदर जो चांसेस होते हैं आपके फ्रॉड वगैरह के, वो भी बहुत कम होते हैं, इसलिए डबल एंट्री सिस्टम ही प्रेफरेबल है। अब आता है आपका बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का बेस क्या है। तो अगर हम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट, जो रेवेन्यू एंड कॉस्ट की रिकॉग्निशन की टाइमिंग की बात करें, तो अकाउंटिंग की दो ब्रॉड अप्रोच होती है। कौन कौन सी? एक तो कैश बेस और एक अक्रूवल बेस। कौन कौन सी होती है दो ब्रॉड अप्रोच? कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर हम कैश बेसिस की बात करते हैं, तो इसमें जो एंट्रीज होगी बुक्स ऑफ अकाउंट में, वे केवल तभी होगी जब कैश आप रिसीव करोगे या पे करोगे, ना कि उस टाइम पर जब आपके रिसिप्ट और पेमेंट जो है ड्यू होगी। तो कैश बेसिस में एंट्री बुक ऑफ अकाउंट में उसी टाइम पर होगी जिस टाइम पे आपने कैश रिसीव या पे किया है, ना कि आपकी रिसिप्ट या पेमेंट कब ड्यू हुई है उस चीज़ से कोई मतलब नहीं। तो जैसे कि इसका अगर हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपका जो मंथ ऑफ दिसंबर है 2014, उसका ऑफिस रेंट जो है वो जनवरी 2015 के अंदर जो है पे किया है, तो उसे रिकॉर्ड भी बुक्स ऑफ अकाउंट में जनवरी 2015 में ही करेंगे, ना कि आपका कब, दिसंबर 31 दिसंबर को या फिर 31 जनवरी को। मतलब जो हम मंथ के एंड में करते हैं उस चीज़ से इसको मतलब नहीं है, ये आपका जनवरी 2015 को ही रिकॉर्ड होगा। इसीलिए ये जो सिस्टम है ये आपका इनकम्पेटिबल है मैचिंग प्रिंसिपल से, क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल तो यही कहता है ना कि आपकी जो रिवेन्यू है पीरियड की उसको मैच होना चाहिए सेम पीरियड की कॉस्ट के साथ। तो ये उसके साथ आपका जो है सेट नहीं बैठता आपका कैश बेसिस। नेक्स्ट आपका आता है एक्रूवल बेसिस की। अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि रेवेन्यू कॉस्ट उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा उसी पीरियड में जिसके अंदर वो ऑकर होते हैं, बजाय कि जब उनको पे किया जाता है उस चीज़ से इसमें कोई मैटर नहीं करता। जिस टाइम पर आपके रेवेन्यू या कॉस्ट जो है वो ऑकर हुए उसी टाइम पर उनको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो रिसिप्ट ऑफ कैश एंड राइट टू रिसीव कैश, इनके बीच में एक डिफरेंस होता है, और अगर पेमेंट ऑफ कैश एंड लीगल ऑब्लिगेशन टू पे कैश, इनमें डिफरेंस होता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अक्रूवल बेसिस जो है वो आपके मैचिंग कॉन्सेप्ट को बिल्कुल वैलिडेट करता है कि यस, कि जिस टाइम पर आपका जो है कोई भी ट्रांजेक्शन ओकर हुई है उसी टाइम पे उसे रिकॉग्नाइज कर रहा हो, डजेंट मैटर कि आपको कैश मिला है या नहीं मिला या कब मिलेगा। तो इस सिस्टम के अंदर जो मॉनेटरी फैक्टर होता है ट्रांजेक्शन का, उसको हम अकाउंट ऑफ पीरियड में लेते हैं जिसके अंदर वो अर्नड हुई है, बजाय कि कैश जिस साल उसमें कैश रिसीव किया है उससे हमें मतलब नहीं होता। तो अक्रूवल बेसिस आपके मैचिंग कॉन्सेप्ट की तरह ही होता है, ठीक है। अब आते हैं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखिए हमने अकाउंटिंग कॉस्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन ये सब कर लिए। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिकॉर्ड योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये क्या होते हैं? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि कवर करते हैं किन किन चीज़ों को? रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन सभी एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो बेसिकली ये क्या है, एक रिटन में पॉलिसी बनाई गई कि किन किन चीज़ों को कैसे कैसे रिकॉर्ड करना है, क्या मेजरमेंट हो गई, कैसे ट्रीट करना है। तो ये सब जो है इनके रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए। और ये जो स्टैंडर्ड्स है ये कौन इशूड करता है? आपके ये स्टैंडर्ड इशू करती है आपकी एक प्रोफेशनल बॉडी जो कि क्या है, आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है वो हमारी कंट्री में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू करती है, ठीक है। मतलब एक रिटर्न में पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बनाती है इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग। तो ये क्यों किया जाता है? बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि एक यूनिफॉर्मिटी लेकर आई जा सके, किस चीज़ में, अलग अलग जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है उनके अंदर, ताकि जो ये नॉन कंपेरेबिलिटी वाली प्रॉब्लम थी उसको दूर किया जा सके और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी को और भी इन्हांस किया जा सके। तो इस पर्पज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो आपके बनाए गए। ओके, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नीड क्या थी, जरूरत क्यों पड़ी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की? तो देखिए हमें पता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वेरियस यूजर्स को। ये एक सिस्टम है इंफॉर्मेशन
सिस्टम है ये। ठीक है, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या करती है, सर्व करती है डिफरेंट यूजर्स के इंटरेस्ट को केवल तभी जब इसमें क्या होगी, यूनिफॉर्मिटी होगी एंड फुल डिस्क्लोजर होगी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन की, सिर्फ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन की फुल डिस्क्लोजर। तो एक ऑल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी हो सकता है एंड वैल्यूएशन नॉर्म्स भी हो सकती है जिनको आप यूज कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस एंटिटी जिनको यूज कर सकता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो क्या करते हैं, वो उन्हीं ऑल्टरनेटिव्स के, जो ऑल्टरनेटिव की हम बात कर रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या वैल्यूएशन नॉर्म्स होने चाहिए जो कि कोई भी बिजनेस एंटिटी यूज करे, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो फैसिलिटेट करते हैं उन्हीं अल्टरनेटिव्स के स्कोप को, जो कि ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो हमने कल वीडियो में पढ़ी थी, उन सबको क्या कर सके, फुलफिल कर सके और ट्रू और फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बना सके। ठीक है, तो इसीलिए हमें इसकी जरूरत पड़ी। तो अब बात आती है एक्चुअल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेनिफिट्स क्या है, क्या क्या आपको इसके फायदे देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, वेरिएशंस को एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं, यूनिफॉर्मिटी लाने में हेल्प करते हैं। बेसिकली वेरिएशंस को एलिमिनेट करने का मतलब है जो भी एक दूसरे को अगर हम कंपैरिजन में देखें तो जो जो फर्क देखने को मिलता है उन सबको दूर करने में ये हेल्प करते हैं और यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये आपके क्या करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं सर्टेन इंफॉर्मेशन को जो कि लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक के लिए कहीं ना कहीं यूजफुल हो सकती है, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स या जो भी पार्टीज है उन सब के लिए यूजफुल हो सकती है, तो उनको वो डिस्क्लोज करते हैं। ठीक है, जबकि जनरल लॉ आपका नहीं कहता, लॉ आपका नहीं कहता कि आप ये चीजें दिखाओ, लेकिन फिर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि आप उन चीजों को डिस्क्लोज करो, क्योंकि वो चीजें हो सकता है कि आपकी जो अदर पार्टीज है उनके लिए यूजफुल हो। नेक्स्ट, ये जो हेल्प अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये कंपैरेबिलिटी जो है उसमें भी आपकी हेल्प करता है। कंपैरेबिलिटी किस किस के बीच में, इंटर फर्म भी हो सकती है, इंट्रा फर्म हो सकती है, ठीक है, इंटर पीरियड्स हो सकती है, तो उन चीज़ों में भी ये आपकी हेल्प करता है। अब आपको पता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अगर बेनिफिट्स है तो कहीं ना कहीं लिमिटेशंस भी होगी। तो वो लिमिटेशंस क्या है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिमिटेशन क्या है कि इसमें चॉइस करनी पड़ती है। चॉइस, ये क्या करता है, चॉइस करता है अलग अलग ऑल्टरनेट जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है और उनको अप्लाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। नेक्स्ट, इट इज रिजिडली फॉलोड एंड फेल्स टू एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखो अभी हमने बात की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इश्यू करता है, आपकी एक प्रोफेशनल बॉडी जो कि आईसीआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ये जब इसको इश्यू करती है तो ये रिजिडली फॉलो किए जाते हैं। इसका मतलब है कि ये जैसे हैं आपको फॉलो करने पड़ेंगे, आप इनमें जो है चेंजेस नहीं कर सकते जैसे हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या कन्वेंशंस में करते थे। तो ये क्या है, ये रिजिडली फॉलोड होते हैं और इसके अंदर फिर फ्लेक्सिबिलिटी का जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो ओवरराइड नहीं करते स्टेच्यू को, स्टैंडर्ड्स जो है उनको जरूरत होता है कि वो फ्रेम्ड किए जा सके जो प्रेवलिंग स्टेटस है उसी के अंदर ही, इसके अंदर आप जो है जो कानून बन गया आप उसको ओवरराइड करके आगे नहीं जा सकते, जो है आपको उसी उसी दायरे के अंदर रहकर ही अपना काम करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई कहाँ कहाँ होते हैं। तो अगर हम बात करें तो एक्सेप्ट द प्योरली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका मोटिव क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर करना, प्रॉफिट से उसका कोई मतलब नहीं होता, उसको छोड़कर, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मोस्ट ऑफ हर जगह अप्लाई होते हैं। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप यूनिट है तो वहां भी आपके अप्लाई हो गए, पार्टनरशिप पे, सोसाइटीज, ट्रस्ट, एचयूएफ, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कंपनीज, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम जिसको हम आईएफआरएस कहते हैं, ये सभी जगह पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। आगे देखिए, देयर हैव बीन वास्ट चेंज इन द ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो विद द इमरजेंस ऑफ, आपको पता है कि 1991 के अंदर एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ था जिसके अंदर एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया गया। एलपीजी क्या है आपकी, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो उसके आने की वजह से बहुत ज़्यादा आपकी ग्लोबल जो इकोनॉमिक सिनेरियो था उसमें चेंज हुआ। तो जो ट्रांसलेशनल कॉरपोरेशन थे उनमें क्या हो गया, उनका एडवेंट हुई ताकि क्या कर सके, ऑनगोइंग ऑपरेशंस जो है उनको सस्टेन करके रखा जा सके और साथ साथ जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ जो है उसको भी बढ़ाया जा सके। ठीक है, और एक मिनट रुकिए,
तो देखिए क्या हुआ कि जब आपका एलपीजी आया तो उससे क्या हुआ कि हम जो है ग्लोबली कहीं ना कहीं लिंक्ड होने लग गए। तो आपको पता है हर एक कंट्री है उसके अपने रूल्स होते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ हर एक कंट्री के अपने रूल्स है, अपने रेगुलेशन है कि वो किस तरह से अपना अकाउंटिंग पर्पज जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है उसको रखेंगे, किस तरह से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। तो ये बहुत मुश्किल हो गया कि अगर हमारे यहाँ की कंट्री के बिजनेस एंटरप्राइज को कैपिटल रेज करनी है कहाँ से, फॉरेन कंट्री से, तो उस केस में वो कैसे किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा। बिकॉज जो फॉरेन वाले हैं उनकी उस कंट्री के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग है, हमारी कंट्री के अलग है। तो इसीलिए इकोनॉमी को डायनामिक बनाने के लिए, कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए एंड कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर एंड इन्वेस्टर्स पे तो ये बहुत जरूरी था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है कंट्रीज के अक्रॉस भी ले जा सके और उसे कंपेरेबल बना सके उसी पैरामीटर पर, और इन्वेस्टर फ्रेंडली, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड डिसीजन वर्दी ये सब बना सके। तो कहने का मतलब इसमें क्या है कि जैसे हम अपनी कंट्री के अंदर या अपने लेवल पर रहकर जो है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेरेबल, ट्रू, फेयर और सब जो है एक ट्रांसपेरेंट वे में दिखाना चाहते हैं, तो ये जरूरी हो गया था कि इंटरनेशनल लेवल पर भी वो चीजें की जाए। तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए आपका आईएफआरएस आया। आईएफआरएस क्या, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो क्या थे, सिर्फ एक कंट्री के अंदर अप्लाई होते थे उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। फिर अगर हमें अक्रॉस कंट्री जाकर ट्रांजेक्शन करनी है, वहां पर कैपिटल रेज करनी है, तब क्या होगा, तब हम किस चीज को फॉलो करेंगे। तो उसके लिए आपका आया आईएफआरएस, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। कि जब भी हमें अगर किसी अनदर कंट्री के साथ डीलिंग करनी है तो आईएफआरएस जो है उन्होंने उसने वो उसके अंदर स्टैंडर्ड्स बनाए गए कि हर कंट्री जो है जब भी फॉरेन में डीलिंग करेगी तो वो इन्हीं को फॉलो करेगी, जिससे कि जब भी दो अलग अलग कंट्री के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर किया जाए तो वो ट्रू एंड फेयर रिजल्ट प्रोवाइड करे, एक रिलायबल रिजल्ट प्रोवाइड करे। ठीक है। तो क्या जरूरत पड़ी आपकी आईएफआरएस की, तो देखिए मैनिपुलेशंस को अवॉइड करने के लिए, फिगर्स में जो मैनिपुलेशंस थे फाइनेंशियल अकाउंट में उसको अवॉइड करने के लिए एक कंसिस्टेंट वे जो है उसकी जरूरत थी, जिससे डिसाइड किया जा सके कि कौन सा एलिमेंट जो है उसमें रिकॉग्निशन की जरूरत है एंड मेजरमेंट की जरूरत है, और किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे। इसीलिए आईएफआरएस जो है उसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये हेल्प करता है मटेरियल मैनिपुलेशन और एरर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको दूर करने में। और ये क्या हेल्प करता है, ग्लोबल हार्मोनाइजेशन लाने में, ग्लोबल लेवल पर एक रूपता लाने में, जैसे मैंने अभी आपसे बात की, जिससे हम कंपेरेबिलिटी वगैरह सब इजीली कर सकते हैं। और ये क्या करता है, ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में जो है हेल्प करता है कि जो कन्वर्जेंस जो थी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, वो एक वैल्यूएबल प्रोसेस है जो कि कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के फ्री फ्लो को और अचीव करना सब्सटेंशियल बेनिफिट जो है सभी कैपिटल मार्केट के स्टेक होल्डर्स में। देखिए यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स के लिए ऑलमोस्ट सभी कंट्री जो है वो एग्री हो गई थी कि हम आईएफआरएस को अप्लाई करेंगे, क्योंकि हर कोई ग्लोबल लेवल पर बिजनेस करना चाहता था। ठीक है। लेकिन जो ये आईएफआरएस जो है इसका नेम जो है उसे कन्वर्ज कर दिया गया इंड एएस में। हिट आईएफआरएस जो है वो इंडिया में इंड एएस के नाम से जाने लगे। इंड एएस कोई आईएफआरएस से अलग नहीं था, ये भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे जो कि नोटिफाइड किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा, और इसकी जो है वाइड रेंज थी कन्वर्जेंस की, अगर हम कंपेयर करें एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में। तो ये आपकी यहाँ पर नीचे लिस्ट दे रखी है इंड एएस की और एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड की कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए। मतलब आपके यहाँ पर इस लेवल पे, आपकी इस पॉइंट पे यहाँ पे इंड एएस गिवन है और यहाँ पर आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गिवन है। तो ये दोनों जो है दे रखे हैं ताकि आप इन दोनों को कंपैरिजन कर सके। तो देखिए आपकी अगर एग्जाम में बात करें तो यहाँ लिस्ट में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंड AS7 क्या है, या फिर अगर मैं बोलूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, या इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट कौन सा इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ठीक है, इस तरह से पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये लिस्ट भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो मैं आपको ये लिस्ट करवाती हूँ। तो देखिए अगर हम इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की बात करेंगे तो वो क्या कहता है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 भी जो है आपका वही कहता है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करो। फ्रेमवर्क जो है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये दोनों सेम है। नेक्स्ट इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है इन्वेंट्रीज, वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज की बात करता है। नेक्स्ट इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो है वो डील करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ। वहीं अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ही है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ डील करेगा। इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 जो है वो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर के बारे में बात करेगा। वही जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 है वो आपके नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, तो कहीं ना कहीं ये रिलेट कर रहे हैं। तो आपको ये देखो कंपैरिजन करके दिया हुआ है कि इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 इससे डील करता है तो वहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 इससे डील करता है। इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अगर आपकी इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट से डील करेगा तो वहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 उस चीज से डील करेगा, कंटिजेंसी एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। अकाउंटिंग इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कहता है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 वही बात कहता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वहीं इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 इनकम टैक्स से डील करेगा और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 जो है वही इनकम टैक्स से डील करेगा। इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिगार्डिंग है, लेकिन वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है वो आपकी इस चीज से डील करता है फिक्स्ड एसेट्स, वही प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आगे देखिए वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 आ जाता है आपका डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के बारे में, जो कि इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के बारे में नहीं है। नेक्स्ट इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17। नेक्स्ट इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 आपका लीज से डील करता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 जो है वो लीज से करेगा। इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 रेवेन्यू, सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 for employee benefit, then accounting standard 15 for the same. Now ind accounting standard 20 for accounting for government grants and disclosure of government assistance, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा होगा आपका 12। इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका 11। नाउ इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 बोरोइंग कॉस्ट, देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 फॉर द सेम। नाउ इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 related party disclosure, then accounting standard 18 related party disclosure. Now in accounting standard 27 consolidation and separate financial statement, and accounting standard 21 in accounting standard 28 investment in associate, तो accounting standard कौन सा है आपका 23rd है। एंड यहाँ पर CFS क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी से डील करता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है इसके रिगार्डिंग कोई भी नहीं बनाया गया। इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 31 इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर, देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 जो है वो आपका सेम इसी से डील करेगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर। नाउ नेक्स्ट है आपका 32 इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन, देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 31 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन। इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33 अर्निंग पर शेयर, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 34 इन टर्म फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 in accounting standard 36 impairment of assets, and accounting standard 28 impairment of assets. In accounting standard provisions contingent liability and contingent assets, and accounting standard 29th provision contingent liability and contingent assets. In accounting standard 38 for intangible assets, accounting standard 30 for intangible assets. In accounting standard 39 financial instrument recognition and measurement. In accounting standard 13 accounting standard 13 financial instrument recognition and measurement. In accounting standard 40 investment property. Accounting standard 13 आपकी अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए है। इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 101 जो कि किसके लिए, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टेटमेंट स्टैंडर्ड, तो इसके लिए आपका कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है क्योंकि ये आपका IFRS के रिगार्डिंग है, ठीक है ना। देन इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 102 डील करता है शेयर बेस्ड पेमेंट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर आपका जो है GN और एम्प्लॉय शेयर बेस्ड प्लान पेमेंट है, बट उसके रिगार्डिंग कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बना रखा। इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103 डील करता है बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन को कहीं ना कहीं हम अमलगमेशन कहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 डील करेगा। नेक्स्ट
इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 104 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, लेकिन इसके रिगार्डिंग कोई आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बनाया गया। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 105 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, तो उसके लिए आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 डील करता है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 106 एक्सप्लोरेशन फॉर एंड इवेल्युएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, तो इसके लिए कोई आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 107 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर, तो उसके लिए आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर। इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 108 फॉर ऑपरेटिंग सेगमेंट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो ये सारी आपकी कंप्लीट लिस्ट है इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन आपको यहाँ पर शो की है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है जीएसटी, जिसको हम बोलेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स वन कंट्री वन टैक्स। तो इसका बेसिक जो टाइटल जो रहेगा वो क्या है, वन कंट्री वन टैक्स। तो इसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, देखो डिटेल में नहीं करेंगे, सिर्फ ब्रीफ में करेंगे कि जीएसटी जो आपके जो पहले इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे, जितने भी वैट सीएसटी, उन सबको जो है सबस्यूम्ड कर दिया और एक ही टैक्स में इंक्लूड कर दिया। अब उन सब की बजाय सिर्फ एक टैक्स लगता है जो कि क्या है, जीएसटी। और ये आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जो कि किसके ऊपर लगेगा, गुड्स एंड सर्विसेज की कंजप्शन पे। डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब क्या है, जहां पर आपकी गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम हुई है वहीं पर ही आपका जीएसटी जो है लगेगा, वहीं पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है। जीएसटी आपका जो है वो एक ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है। ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब क्या है, इसके अंदर सेंट्रल लेवल जो है और स्टेट लेवल दोनों ही जो है इसके ऊपर कॉमन टैक्स बेस लगाते हैं, कॉमन रहता है दोनों का, सेंटर का भी और स्टेट का भी। और इसके अंदर बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट आते हैं आपके जीएसटी के। कौन कौन से हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है, और आईजीएसटी। यहाँ पर आपका दिया नहीं, आईजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होती है। ठीक है। और आपको ये मैंने बता दिया कि आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इसका बर्डन जो होगा वो उसी के ऊपर होगा जो फाइनल कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा। इसका बर्डन हम शिफ्ट करते रहते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर। तो जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है सीजीएसटी के अंदर, उसके अंदर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू आएगी। तो जो प्रेजेंट जो सेंट्रल टैक्स है वो कौन कौन से होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि सीजीएसटी में आपके कौन कौन से टैक्स आते हैं। तो सीजीएसटी में आपका आता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्सेट्रा। ठीक है। वहीं अगर हम एसजीएसटी की बात करते हैं, उसका मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसके अंदर क्या आती है, स्टेट गवर्नमेंट की सारी रेवेन्यू आती है। इसके अंदर कौन कौन से आपके टैक्स होते हैं, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स एक्सेट्रा। तो आईजीएसटी, आईटीजीएसटी का मतलब क्या था, इंटीग्रेटेड, सॉरी मैंने इंटर बोला था ना, इंटरस्टेट। आईजीएसटी का इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा, जिसके अंदर क्या है, रेवेन्यू जो है सेंट्रल और स्टेट दोनों के बीच में एक डिवाइड होगा। किसके बेस पे, जो रेट स्पेसिफाइड होगी गवर्नमेंट के द्वारा उसके बेस पर। और आईजीएसटी कब लगता है, ये चार्ज होता है जब आपके गुड्स एंड सर्विस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर होती है। यहाँ पर जैसे एग्जांपल भी दे रखा है, अगर गुड्स मान लीजिए मध्य प्रदेश से राजस्थान में ट्रांसफर हुई, तो ये ट्रांजेक्शन आपकी आईजीएसटी जो है उसको अट्रैक्ट करेगा। और वहीं अगर अकेले सेंटर सेंटर के अंदर होती है या स्टेट स्टेट के अंदर होती है, तो वहाँ पर एसजीएसटी या सीजीएसटी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, आपको पता है टैक्स हमारे दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो ये टैक्स जिस पर्सन पे लगेगा उसी को ही पे करना है, किसी दूसरे पर्सन पे इसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे कि आपका इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, ये सब आपके डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। और डायरेक्ट टैक्स जो होता है उसके अंदर क्या होता है, ये एक प्रोग्रेसिव लेवल का टैक्स होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका टैक्स जो है वो बढ़ता जाएगा, उसकी रेट बढ़ती जाएगी। वहीं अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, तो वो दो लेवल पर डिवाइड किए गए हैं, सेंटर लेवल और स्टेट लेवल। सेंटर लेवल पे कौन कौन से आते हैं, आपके सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सीएसटी एंड कस्टम। और वहीं स्टेट के ऊपर आपके वैट, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, लग्जरी टैक्स। ठीक है। और ये जो आपके सेंटर और स्टेट वाले हैं, अब ये सारे के सारे टैक्स जो है सबस्यूम्ड होकर कहाँ चले गए, ये आपके जीएसटी ने इन सबको रिप्लेस कर दिया और अकेला अब सिर्फ जीएसटी लगता है। अब अगर हम जीएसटी की करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो ये कॉमन लॉ है एंड प्रोसीजर है पूरी कंट्री में, एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मतलब एक सिंगल कंट्रोल में, एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर ही लगेगा, जिस टाइम पर जो गुड्स एंड सर्विस जो है वो आपके एंड कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम हो जाएगी। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव लेवी एंड कलेक्शन है गुड्स एंड सर्विस का, सेम रेट पर, किसके बेनिफिट के साथ, इनपुट टैक्स क्रेडिट और सब्ट्रैक्शन ऑफ वैल्यू।
जो मिनिमम नंबर ऑफ रेट जो है इसकी दो से ज़्यादा नहीं हो सकती, और कोई भी स्कोप नहीं होता इसके अंदर सेस, रीसेल टैक्स, एडिशनल टैक्स या टर्नओवर टैक्स का, और कोई मल्टीपल लेवी नहीं होती। मतलब जीएस गुड्स एंड सर्विस पे बार बार इसमें टैक्स नहीं लगता, जैसे सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स, सिर्फ एक बार टैक्स लगेगा, वो भी जीएसटी, दैट्स इट। उसके बाद में आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इसके बाद में आती है आपकी इसकी एडवांटेज। तो एडवांटेज इसकी कोई खास है नहीं, तो ये आपके इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें देख लीजिए इंट्रोडक्शन जो है जीएसटी, इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे टैक्स आपके एबोलिश हो गए। इससे आपका जो है टैक्स बेस बढ़ गया, और रेवेन्यू जो है सेंट्रल और स्टेट दोनों की इंक्रीज हो गई। इससे आपकी कॉम्प्लाइंस कॉस्ट कम हो गई, और वॉलंटरी कंप्लाइंस जो है वो भी इंक्रीज हो गई। इससे क्या हुआ, आपकी रेट ऑफ टैक्स जो है वो भी आपके क्या हुए, मैक्सिमम हो गई, टू फ्लोर रेट तक इसको भी इसने अफेक्ट किया है। और इससे कास्केडिंग इफेक्ट जो था टैक्सेशन का, वो भी कहीं ना कहीं आपका रिमूव हो गया। एंड इसकी वजह से क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उस पर अफेक्ट पड़ा। एंड कॉस्ट जो है आपकी डिमांड एंड प्रोडक्शन की, वो भी आपकी क्या हुई, इंक्रीज हो गई। अब अगर हम जीएसटी की बात करें तो देखिए इंटर स्टेट मूवमेंट होती है और इंट्रा स्टेट मूवमेंट होती है। ये अभी हम ऊपर पढ़ के आए। इंट्रा स्टेट मतलब एक ही स्टेट के अंदर अंदर, और इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट के अंदर आपस में ट्रांसफर होना। तो इंट्रा स्टेट की बात करेंगे तो उसमें सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सीजीएसटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। एंड इंटर स्टेट में आपकी आईजीएसटी जो कि सेंटर एंड स्टेट दोनों ही लगाएगी। तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर है, और यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म।